नमस्कार बच्चों, मैं पीयूष सर आपका स्वागत करता हूँ अभियान पर। और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। मैं भी काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। हम काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको मिल रही हैं ना बेटा, एकदम सीधी-सीधी जो चीज़ें मिल रही हैं, वो इतना आसान नहीं है। तो इस चीज़ को समझो, बहुत गहराई से समझो और अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस से पढ़ो। क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे कि भाई कितनी मेहनत से ये चीज़ें लाई जा रही हैं। ठीक है? ये छाँटना, वो चीज़ें छाँटना जो पेपर में आने वाली है। क्योंकि छाँटना तो क्या है, कुछ भी छाँट दो, 4-5 टॉपिक निकाल के पढ़ा देंगे, आसान है। अगर हम वो छाँट के ला रहे हैं, वो चीज़ें आपको दे रहे हैं, जो आपके पेपर में आएगा, बैठेगा भाई, वहीं से बैठेगा, ठीक है? तो उस चीज़ की महत्वता समझो कि कितनी मेहनत लग रही है, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत हमारे लिए नहीं, अपने लिए करो। इसलिए नहीं कि मेहनत हमारी लग रही तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी ना भाई, हमारा भी तो भविष्य है। अगर हम आपके भविष्य के लिए सोच रहे हैं, तो आपको अपने भविष्य के लिए भी तो सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो इसीलिए बेटा ये जो हमारी संभव सीरीज़ है, संभव सीरीज़ में पूरा पैकेज है आपके पास। संभव सीरीज़ में अगर आप आ गए हो, संभव कोर्स अगर आपने जॉइन कर लिया है, तो समझ लो कम से कम 80% तो सर हमारे बनेंगे। यही सोच के आए हो ना, कम से कम तो बन ही जाएँगे, है ना? उसके बाद तो 80, 85, 90, 95 ले लेकिन बात ये है कि सर ये 80 बनेंगे कैसे? आप कैसे कह दोगे 80 बन जाएँगे? ऐसे ही थोड़ी बोल रहे हैं बेटा। अब 80% कम से कम इसलिए बन रहे हैं आपके क्योंकि यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलने वाले हैं। वो टॉपिक जिनसे पेपर में क्वेश्चन आएँगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स मिलेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी, पुराने सालों के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करे हुए मिलेंगे, एक-एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊँगा। उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके दिखाऊँगा, उसके बाद मैं तुमको अभिक्रियाएँ दिखाऊँगा, ठीक है? तो जब इतनी सारी चीज़ें और इतनी सारी चीज़ें नहीं भैया, ये वो चीज़ें नहीं है कि पूरी बुक उठा के मैंने पढ़ा दी, ठीक 40 दिन में संभव भी नहीं है। मैं वो पढ़ाऊँगा जो पेपर में आने वाला है। बहुत बड़े-बड़े चैप्टर हैं, जैसे ये हमारा जो वैद्युत रसायन है, 9 नंबर का आता है इससे, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसको अगर पूरा पढ़ने बैठोगे तो कम से कम 1 महीने से 1 महीने का समय लगता है, कम से कम 1 महीने। बट इस क्लास में मैं वो बताऊँगा तुमको, इस क्लास में वो बताऊँगा कि तुम्हारे पेपर में जो आने वाला है। तो ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैंने मेहनत की है, मेरी टीम ने मेहनत की है और छाँट के लाए हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी प्रश्न, बहुत ज़रूरी टॉपिक है। महत्वपूर्ण क्यों लिखा है? ऐसे नहीं लिख दिया भैया महत्वपूर्ण, रिसर्च की है पूरी बैठ के, ठीक है? तो इसलिए संभव सीरीज़ अब में अगर आ गए हो, तो टेंशन छोड़ो, मेहनत करना चालू करो, फ़ोकस से पढ़ाई करना चालू करो। वीडियो चालू छोड़ के नहीं, वीडियो चालू छोड़ दी और हो गया काम, ये ऐसे नहीं होगा। पढ़ना पड़ेगा, फ़ोकस करना पड़ेगा, पूरा दिमाग अपने को लगा ठीक। पहले भी हमने बताया था कि हम कैसे-कैसे पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इस चैप्टर से कितना आ रहा है, कितने नंबर का आ रहा है और कहाँ-कहाँ से आ रहा है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक? फिर उसके बाद हम कुछ ज़रूरी टॉपिक्स जो है हमारे पास, उनके बारे में बात करेंगे। उनको ऐसे समझेंगे, मैं ऐसा फ़ील करा दूँगा देखो, मैं तुमको बता रहा हूँ ऐसा फ़ील करा दूँगा एक-एक टॉपिक कि इसके बाद कहोगे यार सर मज़ा आ गया। मतलब विद्युत रसायन चैप्टर से अब कोई भी प्रश्न आ जाए, कह दोगे कि अभी पूछ लो भाई, अभी पूछ लो मुझसे। कोई भी प्रश्न पूछ लो आप, मैं विद्युत रसायन चैप्टर से रेडी हूँ, एकदम रेडी हूँ, मेरे वार्षिक परीक्षा ऐसे पढ़ाऊँगा, ठीक है? उसके बाद दूसरी चीज़ हम आपको यहीं पे न्यूमेरिकल भी बताएँगे। इसी लेक्चर में न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाएँगे। इसी लेक्चर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, इसी लेक्चर में। सोच रहे हो, ये कुछ 1 डेढ़ घंटे के अंदर ऐसा ऐसा कर देंगे वैद्युत रसायन में कि आपको मज़ा आ जाए, ठीक है? तो काफ़ी बातें बता दी और आपको पता है कि हम हर चैप्टर शुरू कैसे करते हैं? वैसे कि उस चैप्टर से हमारे पास कितने नंबर का वेटेज है, कितने नंबर का हमारे आने वाला है उस पेपर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन में आपको पता है कि भैया 9 नंबर का आने वाला है। इस चैप्टर से 9 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। कितने अंक के प्रश्न आने वाले हैं बेटा? 9 अंक के प्रश्न हमारे पास आने वाले हैं। पिछले 5-6 साल से अगर हम देखें, तो भैया ये क्या कर रहा है, 1 नंबर के 3 प्रश्न पूछ रहा है, 2 नंबर का 1 और 4 नंबर का 1। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर इस चैप्टर से 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है मतलब कि हमें जो कांसेप्ट है, हर एक कांसेप्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, फ़ील करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी पूछ सकता है। नहीं, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं ना वहीं से पूछे। हमने सब देखा है, हमें पता है किस हिसाब से पूछने वाला है। तो हम वही चीज़ लेके आए हैं, इतना बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है इसलिए 9 नंबर से आता है और बहुत ज़रूरी चैप्टर भी है। हम आपको डेली लाइफ़ से हर चीज़ बता के आपको समझाएँगे। ठीक है? तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन पढ़ना वही है जो हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आना वहीं से। ठीक है? हमने देख के, समझ के
सोच के ही आपके लिए चीजें लाए, ठीक है? तो विश्वास करना और फिर उसके हिसाब से पढ़ना। विश्वास करोगे तब अच्छा पढ़ पाओगे, ठीक है? तो बाकी अगर फिर भी इसके अलावा उसका दिमाग खराब किया, देखो भाई 99% तो हम गारंटी दे सकते हैं। अब 1% की गारंटी भगवान भी नहीं दे रहा है ना? 1% की गारंटी तो भगवान की भी नहीं है। तो वो 1% के लिए हम आपको बता देते हैं कि भई अगर उसका और दिमाग खराब हुआ तो उसने कहा इस साल कुछ बदलते हैं, तो बदलेगा 2 नंबर का, 2 प्रश्न पूछेगा 1 नंबर के, 2 नंबर के 2 प्रश्न पूछ सकता है और 3 नंबर का 1 प्रश्न पूछ सकता है। हो सकता है कि इस साल वो 4 नंबर का ना पूछे, ठीक है? चांसेस बहुत कम है इसके। और हो सकता है कि भई 1 नंबर के 2 प्रश्न पूछ ले, 3 नंबर का 1 और 1 4 नंबर का प्रश्न पूछ ले, 2 नंबर के प्रश्न ना ही पूछे। इस प्रकार से वो पूछ सकता है, ठीक? ये संभावना है। मगर हमारी जो पहली वाली संभावना है, वो ज़्यादा सही लगती है क्योंकि पिछले 5-6 साल में पूछा गया है और मध्य प्रदेश बोर्ड ज़्यादातर वही फ़ॉलो करता है जो उसने पहले पूछा हुआ है, ठीक? तो अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और हम आपको बता दें कैसे पढ़ेंगे अपन। पहले हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे, उसको हम फ़ील कराएँगे आपको पीरा पूरा। फिर उसके बाद हम उसके हर एक चीज़ के न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है? एकदम ज़रूरी न्यूमेरिकल हम आपको बताएँगे और न्यूमेरिकल में ये चीज़ ध्यान रखो हम आपको समझाएँगे कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आया, बताया, सॉल्व किया और खत्म। सबके जैसा नहीं। हर क्वेश्चन पढ़ना, लिखना, समझना और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। क्या दिया है, क्या पूछा है, कैसे सोचना है, कौन-सा फ़ॉर्मूला लगेगा, वो सब सिखाएँगे। इसलिए जुड़ना पड़ेगा, आखिरी तक देखना पड़ेगा। ठीक, बड़ा चैप्टर 9 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट। उतनी ही एनर्जी से पढ़ना पड़ेगा, जितनी एनर्जी से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है? पूरे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो हम अब इस इतनी ज़्यादा बात ना करके आगे बढ़ते हैं। किस चैप्टर पे बेटा? विद्युत रसायन पे। तो सबसे पहले इसका परिचय देते हैं। विद्युत रसायन क्या होता है? विद्युत मतलब ऊर्जा, ठीक है? बेसिकली इलेक्ट्रो और रसायन मतलब आपको पता है केमिस्ट्री। अब इसमें क्या होता है? विद्युत रसायन एक विज्ञान शाखा है, जो विद्युत और रासायनिक विधियों के संबंध पर काम करती है। कौन-कौन सी विधियों पर? विद्युत और रसायन। विद्युत और रासायनिक। इनमें विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके रासायनिक प्रतिक्रियाओं को समझने और नियंत्रित करने का अध्ययन किया जाता है। कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा को का अध्ययन करके हम क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को समझने का प्रयत्न करते हैं। 2 प्रकार से हो सकती है। कई बार हम रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा बनाते हैं या फिर विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके रासायनिक ऊर्जा बनाते हैं। हमारे जो सिलेबस है, हमारे जो चैप्टर है, इसमें हमें पढ़ना है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कैसे बनाते हैं। सीधी-सी बात है कि हमको ये समझना है कि जो हमारा टीवी का सेल है, किसका सेल है बेटा? टीवी का सेल। अब वो सेल जब हम लगाते हैं तो वो रिमोट चलने लगता है। वो कैसे हुआ होगा? सर एक सेल आया था ऐसा। अब सेल में कुछ हमने कनेक्ट नहीं किया, कुछ इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहा मतलब वो सिंपल क्या थी? रासायनिक ऊर्जा थी उसके अंदर। उस रासायनिक ऊर्जा से आपने बटन दबाई और चैनल बदल दिया। किसके कारण हुआ होगा? विद्युत ऊर्जा के कारण हुआ होगा। मतलब रासायनिक ऊर्जा बदली होगी विद्युत ऊर्जा में। किसमें बदली होगी? विद्युत ऊर्जा में बदली होगी। रासायनिक ऊर्जा तब जाके हमारा चैनल बदला। ठीक है? तो हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कैसे बनाई, कैसे बदलती है। ठीक है? इसके लिए बेटा 2 चीज़ें पढ़नी पड़ेगी आपको। सबसे पहले हमको देखना है वैद्युत रासायनिक सेल। क्या समझना है बेटा? वैद्युत रासायनिक सेल या इसी को गैल्वेनिक सेल भी बोला जाता है। ठीक है? गैल्वेनिक सेल भी बोल दिया जाता है। अब ये होता क्या है? ठीक है? क्या कहा गया? वैद्युत वैद्युत रासायनिक सेल। आपको पता है रासायनिक ऊर्जा बदलेगी काय में? विद्युत ऊर्जा में। मगर कैसे बदलेगी? मगर प्रश्न ये है कि ये बदलेगी कैसे? ठीक है? इसके लिए हमको एक उदाहरण के थ्रू समझाएँगे। जो वैद्युत रासायनिक सेल होता है, इसी का एक उदाहरण होता है डैनियल सेल। क्या होता है बेटा? डैनियल डैनियल सेल। वैद्युत ऊर्जा का ही एक ये जो वैद्युत रासायनिक ऊर्जा है, इसी का एक उदाहरण होता है डैनियल सेल। अब डैनियल सेल में होता क्या है? डैनियल सेल में 2 हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं देखो। एक-एक चीज़ समझाएँगे बट आखिरी तक आपको देखना पड़ेगा। क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं बेटा? अब हम आपको समझाते हैं। इलेक्ट्रोड मतलब एक छड़ एक छड़ या एक रॉड बोल दो, वो हम उसमें किसमें डालते हैं बेटा? उसी के इलेक्ट्रोलाइट में। जैसे जब हम डैनियल सेल की बात करते हैं, तो 2 तत्व होते हैं हमारे पास, ज़िंक और कॉपर। इसमें डैनियल सेल, ठीक है? इसके उदाहरण सही हमें बुक में दिया है, तो हम ज़िंक और कॉपर का ही लेके चलते हैं। तो इलेक्ट्रोड बनाते हैं पहले तो, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया हमारे पास, उसी का वही इलेक्ट्रोड किसमें डिप की है बेटा हमने डाली हुई है, उसी के इलेक्ट्रोलाइट में। ऐसा ही दूसरी वाली के साथ भी होगा।
अभी हम ये नहीं बता रहे कौन सा इलेक्ट्रोड कॉपर का है और कौन सा जिंक का है। क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि हम उसको याद करने का तरीका बताएंगे। क्या बताएंगे? हम आपको समझाएंगे कैसे पता चलेगा कि कौन सी जिंक है और कौन सी कॉपर की रॉड है, कौन सा कॉपर का इलेक्ट्रोड है और कौन सा जिंक का इलेक्ट्रोड। इसके लिए याद करना पड़ेगा हमें लोन। क्या याद करना पड़ेगा बेटा? लोन। क्या याद करना पड़ेगा? लोन। एल से लेफ्ट, ओ से ऑक्सीडेशन, ओ से क्या याद करेंगे? ऑक्सीडेशन। ए से क्या याद करेंगे? एनोड। ए से क्या याद करेंगे? एनोड। पेन काफी मोटा चल रहा है। ए से एनोड और एन से क्या याद करेंगे बेटा? नेगेटिव। एक एक चीज समझ आ रहा है। लेफ्ट साइड पे जो ऑक्सीडेशन कर रहा है उसको रखना है। इस तरफ वो होगा जो ऑक्सीडेशन करेगा, इस तरफ वो होगा जो अपचयन करेगा। ऑक्सीकरण जिसका होगा वो लेफ्ट, जो राइट पे रहेगा वो क्या करेगा? अपचयन करेगा। अब जिंक और कॉपर में कौन अपचयन करेगा और कौन ऑक्सीकरण करेगा, ये कैसे समझेंगे? ये समझेंगे उसकी क्रियाशीलता से, कौन कितना क्रियाशील है। जिंक की बात करेंगे तो ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा क्रियाशील। ठीक है, ये क्या होता है? बहुत क्रियाशील होता है। अगर कोई क्रियाशील ज्यादा है तो वो क्या कर देगा? ऑक्सीकरण होगा उसका। तो जिंक क्या होता है? जिंक का ऑक्सीकरण होता है, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। ठीक है, ठोस स्थिति से 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है और जिंक 2+ एक्वस स्थिति में आता है। काय में आता है बेटा? एक्वस स्थिति में आता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। ठीक है, बहुत आसान है। अब इसका अगर ऑक्सीकरण करा दिया है सर तो कॉपर तो हमारा क्या करेगा? अपचयन करेगा, सीधी सी बात है। और कॉपर अगर अपचयन करेगा तो +2 से ये जाएगा कॉपर। इस प्रकार की इसकी अपचयन अभिक्रिया होगी। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं आया? फिर आगे बढ़ेंगे। हमने क्या किया? एक एक चीज समझाते थे। लोन से हमने समझा लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन होगा जो कि एनोड होगी और नेगेटिव होगा। ये दो चीज अभी हम बताएंगे। पहले लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होगा। कौन ऑक्सीकरण करेगा? जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी। जिंक की यहाँ पर क्रियाशीलता ज्यादा थी। 2 इलेक्ट्रोड रखे थे। इलेक्ट्रोड मतलब कि जैसे अगर हमने जिंक पे रॉड डाली है, ये क्या है? जिंक की अगर ये छड़ है, ठीक है, ये अगर जिंक की छड़ है, ये अगर जिंक की छड़ है, ठीक है, अगर ये जिंक की छड़ है मतलब कि यहाँ पर ये हो जाएगा यार, हमारे पास जिंक की छड़ हो जाएगी। जिंक की अगर छड़ है तो जिंक सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइट में उसको जब डिप करेंगे, डालेंगे, तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? इसका इलेक्ट्रोड। ये क्या है? पूरा एक इलेक्ट्रोड है। ऐसे ही इस तरफ हमें क्या रखेंगे? कॉपर। तो ये क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट कौन सा हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। ठीक, यहां तक समझे? अब क्या करें? इसको इलेक्ट्रिसिटी, इसको एक वायर से जोड़ देते हैं ताकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमना चालू कर दें। क्या कर दें? घूमना चालू कर दें। जैसे ही तुमने वायर से कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन घूमना चालू होंगे। अब वो कैसे घूमेंगे? हम देख रहे हैं जो जिंक है वो क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण कर रहा है। जिंक ऑक्सीकरण कर रहा है मतलब जिंक की जो रॉड है, जिंक की वो रॉड है वो क्या कर रही होगी? Zn+2 निकाल रही होगी यहाँ से। Zn+2 ZnSO4 में छोड़ रही होगी। ठीक है, अब क्या हो रहा होगा? यहाँ से Zn+2 आ रहे हैं किसमें? ZnSO4 में। ZnSO4 में Zn+2 आ रहे हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं सर? वो इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ यहाँ जमा होते जा रहे हैं। कहाँ जमा होते जा रहे हैं? यहाँ रॉड की सतह पे जमा होते जा रहे हैं। ठीक है, ये जमा होते जा रहे हैं। इसीलिए तो बोला इसको एनोड। एनोड, ये एनोड है हमारे पास, जो कि क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जमा होते जा रहे हैं जिसके कारण इसको क्या बना रहे हैं? इसको नेगेटिव, ऋणात्मक बनाया जा रहा है। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन हमारे जा रहे होंगे, अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो यहाँ जा रहे होंगे, तो कॉपर, कॉपर की जो छड़ है उसमें डला ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट, ये किस प्रकार से टूट रहा है? इसका अपचयन हो रहा है कॉपर+2 और SO4 नेगेटिव। SO4 2 नेगेटिव। क्या हो रहा है? SO4 2 नेगेटिव में टूटा हुआ। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कॉपर+2 भेज रहे हैं। देखो कॉपर+2 का स्वागत करने के लिए हम क्या भेज रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का स्वागत करने के लिए कॉपर+2 कहाँ भेज रहे हैं? छड़ की तरफ। यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? Zn+2 कम होते जा रहे हैं। ये रॉड पतली होते जा रही है, छड़ हमारी पतली होते जा रही है। यहाँ पर हमारे क्या हो रहे हैं? कॉपर+2 ऊपर जाते जा रहे हैं, छड़ की तरफ जाते जा रहे हैं, ये मोटी होती जा रही है। ठीक है,
अब मगर ये हमेशा तो नहीं चल सकता। यहाँ पर एक स्थिति आएगी, अभी अभी तक समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अभी तक जो स्थिति थी वो समझ में आई कि नहीं? ऑक्सीकरण हो रहा है तो कैसे हो रहा है? अपचयन हो रहा है तो क्या हो रहा है? ठीक है। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होते रहेगा? नहीं होगा सर। एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि भैया जो Zn+2 है, ये बहुत सारे हो जाएँगे। क्या हो जाएँगे? Zn+2 हमारे पास बहुत सारे हो जाएँगे। ये जो SO4 2 नेगेटिव है, वो ZnSO4 के साथ मिलने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा जब Zn+2 क्या हो जाएँगे? बहुत सारे हो जाएँगे और जो हमारा SO4 2 नेगेटिव है, वो ZnSO4 के साथ रिएक्शन करने लगेगा। लेकिन इस स्थिति में अगर आप देखोगे तो ये दिक्कत है कि भैया Zn+2 बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। ठीक है? Zn+2 जो यहाँ से निकल रहा है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते जा रहा है। ठीक है? और वहीं अगर दूसरी तरफ देखोगे कॉपर+2 ऊपर जाते जा रहा है, ऊपर जाते जा रहा है, ऊपर जाते जा रहा है, SO4 2 नेगेटिव की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती जा रही है। ठीक? तो इसके कारण क्या होगा? ये वाला पूरा प्लस बन जाएगा, पूरा पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव बन जाएगा और एक तरफ पूरा नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है? अब इसमें सामान्यता खत्म हो रही है। तो इसके लिए इसी कारण हम यहाँ पर लाते हैं बेटा लवण सेतु। इसी के कारण लाया जाता है लवण सेतु, जिसको बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। ये सॉल्ट ब्रिज हम जब लाए, ये जो लवण सेतु आप लाए, ये क्या करता है? इसकी सामान्यता को बनाता है। देखो कैसे बनाएगा। ठीक है? ये लवण सेतु आप जब लाए, सेतु, इसमें क्या होता है? KCl, KCl हमारा क्या लगा रहता है यहाँ पर? लवण रहता है, जो कि क्या करता है? जैसे यहाँ पर Zn+2 बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको नियंत्रित करने के लिए Cl नेगेटिव यहाँ भेज देता है। ठीक है? अच्छा ये जो लगी है ना यहाँ पर एक जेल लगी होती है। ठीक है? ये जो लगी है यहाँ पर एक जेल, ये दोनों क्या है? जेल है हमारे पास। ठीक है? कौन सी जेल है ये? अगर 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 जेल। ठीक है? क्या लगी रहती है ये? अगर अगर जेल रहती है। और ये जो Cl नेगेटिव है, ये क्या होगा? ये साल्ट हमारा K प्लस और Cl नेगेटिव में है। तो ये Cl नेगेटिव यहाँ आया Zn+2 के साथ जुड़ने के लिए, इसको नियंत्रित में करने के लिए, क्योंकि Zn+2 बढ़ रहे थे। ठीक है? और K प्लस कहाँ जाएगा बेटा? ये हमारा जाएगा सर यहाँ किसके पास? SO4 2 नेगेटिव के पास। क्योंकि इनकी मात्रा बढ़ते जा रही थी, क्योंकि कॉपर+2 हमारा छड़ की तरफ जाते जा रहा था। तो ध्यान रखना ये इसकी सतह पे प्लस, 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 प्लस चार्ज जाता है, इसलिए इसको कैथोड जो कि प्लस साइन की होती है। बोलो यहाँ तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई? डैनियल सेल आपको समझ में आया कि नहीं आया? डैनियल सेल आपको समझ में आया कि नहीं आया? किस प्रकार से काम कर रहा है डैनियल सेल, ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब ये वापस काम करने लगेगा जैसे ही आप इसमें लव्ड सेतु लगा। क्यों? क्योंकि पहले एक स्थिति ऐसी आई थी जब Zn+2 एक तरफ ज्यादा हो गया था, एक तरफ SO4 2 नेगेटिव ज्यादा हो गया। उसको नियंत्रित करने के लिए हमने लव्ड सेतु लगाया, जिसने इस चीज में जो हमारी अभिक्रिया इसमें सामान्यता लेके आया। ठीक? अब देखो, अब यहाँ पर अब हमको इसको लिखना आना चाहिए। ठीक है? अब इसको लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? हमने देखा Zn+2, ठीक है? अब हमें ये रिप्रेजेंट करके देगा कि भैया जो डैनियल सेल है कुछ ऐसा दिखता है। Zn+2, Zn क्या हो रहा था बेटा? Zn का ऑक्सीकरण हो रहा था Zn+2। Zn का ऑक्सीकरण हो रहा था Zn+2 में। उसके बाद हमने एक रॉड लगाई, ठीक है? रॉड कह रहे हैं हम, लव्ड सेतु लगाया, ये हमने लव्ड सेतु। उसके बाद हमारा कॉपर+2 से अपचयन हो रहा था, अपचयित हो रहा था कॉपर में। क्या हो रहा था? Zn+2 कॉपर+2 से कॉपर। इस प्रकार से हम इसको दिखाते हैं, किसको बेटा? डैनियल सेल को दिखाते हैं। ठीक? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? और अगर ये चीज समझ में आई तो अब एक जो हम चीज याद रखने के लिए बोलेंगे आपको, उसको याद रखना पड़ेगा। ये तो हमारा क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन। ये सॉलिड होता है, ये एक्वस माध्यम में होता है, ये एक्वस माध्यम में आ जाएगा और ये सॉलिड माध्यम। ठीक? ये भी ध्यान रखना। एक चीज हम ध्यान रखने के लिए बोलेंगे आपको, ये चीज। ठीक है? ये क्या होगा? E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। ये अपने को ध्यान में रखना है। और एक चीज ध्यान में रखना बेटा, ये जो हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो मात्रा लोगे आप,
वो काय में लोगे, वो कौन सी लोगे, रिड्यूसिंग पोटेंशियल, ठीक है, कौन सी लोगे, रिड्यूसिंग पोटेंशियल में ही दोनों को लेना, ठीक। और एक और चीज, अगर ये ई नॉट सेल है मतलब कि मानक अपचयन विभव की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मानक अपचयन विभव, ठीक है, कैथोड का भी वही निकालेंगे और एनोड का। मानक स्थिति में देखना है, कौन सी स्थिति में, मानक स्थिति में देखना है। और मानक स्थिति कौन सी होती है, जहां पर तापमान हमारा कितना हो बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस हो, यहाँ पर हमारा प्रेशर 1 एटीएम पे लग रहा हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 1 एटीएम होना चाहिए, ठीक। उस स्थिति को क्या बोलते हैं, मानक स्थिति बोला जाता है। ये वाली चीजें हमको ध्यान में रखना है, ठीक। अब इसके बाद एक जरूरी चीज आती है, अभी तक तो हमने क्या समझा बेटा, अभी तक हमने डेनियल सेल को समझा, ठीक है, या फिर वैद्युत रासायनिक सेल को समझा। अब एक जो बहुत जरूरी चीज आती है, जो हमसे पूछी जाती है, वो होती है बेटा इलेक्ट्रोड विभव के लिए नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट समीकरण। क्या पूछा जाता है, इलेक्ट्रोड विभव के लिए नर्स्ट समीकरण। और ये नर्स्ट समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको उसी तरीके से पढ़ेंगे। सीधे हम आपको इक्वेशन बना के नहीं दिखाएंगे, सीधा समीकरण नहीं दिखाएंगे, हम आपको पहले समझाएंगे कि कैसे वो समीकरण आता है। उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा बेटा गिव्स एनर्जी। क्या समझना पड़ेगा, गिव्स एनर्जी, गिव्स एनर्जी का अंतर। क्योंकि ये देखो, ये हमें नहीं समझाना पड़ता आपको, अगर ये आप 11वीं कक्षा में अच्छे से पढ़ के आए हो, और जो कि हमें पता है आपने सही तरीके से पढ़ाई तो की नहीं होगी 11वीं में, तो गिव्स एनर्जी, गिव्स की जो ऊर्जा है वो आपको नहीं पता होगी। तो पहले थोड़ा-थोड़ा हम बताएँगे, उसके बाद फिर जो हम बताएँगे वो थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अब 11वीं में पढ़ा नहीं है तो वो तो हम पढ़ा नहीं सकते। तो कुछ जो हम समीकरण देंगे वो याद रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमारा ये पूरा नर्स्ट का समीकरण निकलेगा। तो सबसे पहले गिव्स की ऊर्जा क्या होती है बेटा, गिव्स की ऊर्जा होती है वर्क डन या फिर यूजफुल वर्क डन, या फिर यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, या फिर इसको क्या बोलते हैं, निकाय, निकाय द्वारा द्वारा किया गया गया जरूरी कार्य, या फिर उपयोगी कार्य बोल सकते हैं, उपयोगी उपयोगी कार्य, ठीक है, उपयोगी कार्य, इसी को क्या बोलते हैं, गिव्स एनर्जी। अब इसको हम एक उदाहरण से समझाते हैं, जैसे मान लो, जैसे मान लो इसको हम गिव्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। जैसे मान लो एक हमारे पास सिस्टम है, एक ये पूरा का पूरा आपका रूम है, इसमें गैस भरी हुई है, 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 आपने पूरा पैक करके रखा होगा, ठीक, एक कमरे में गैस भर दी। अब मेरी इच्छा हुई कि मुझे ये पूरी की पूरी गैस दूसरे कमरे में लेके जानी है, ये पूरी गैस मुझे दूसरे कमरे में ले जानी है। अब इस कमरे में क्या है, एक दरवाजा है जो मैंने बहुत एयर टाइट है, बिल्कुल पहले एयर टाइट है, मैंने बंद करके क्या करके रखा है, बंद करके रखा है, और इसके बाजू में ही लगा हुआ है दूसरा कमरा। अब मेरी इच्छा है कि ये पूरी गैस या ये गैस के कुछ पार्टिकल, कुछ समीकरण हमें कुछ समीकरण कह रहा है, कुछ कण हमें इस कमरे में लेके जाना है। तो क्या करूंगा मैं, कुछ नहीं सर, कि गेट का दरवाजा खोल दो, गेट का दरवाजा अपन ने खोल दिया, तो ये समीकरण यहाँ जाने लगेंगे अपने आप, ठीक है, ये समीकरण निकल के यहाँ आ जाएंगे। मगर इसका उल्टा मैंने चाहा कि जो समीकरण जहां यहाँ चले गए हैं, इनको वापस मुझे यहाँ लाना है। तो क्या ये मेरे हाथ में है, क्या ये मेरे हाथ में है कि मैं चाहूं कि भैया एक पार्टिकल उठा के यहाँ लाया, उसके पीछे पीछे सारे उठ के चले आए? ऐसा तो नहीं हो सकता सर, ऐसा तो संभव नहीं है बिना कोई ऊर्जा दिए। इसी को बोलते हैं गिव्स एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स की फ्री ऊर्जा, स्वतः ऊर्जा। इसका मतलब ये हुआ कि भैया एक शुरुआत में आपने थोड़ा सा कार्य किया, उसके बाद कार्य अपने आप होते जा रहा है, कार्य अपने आप होते जा रहा है, गैस अपने आप जाते जा रही है, इसको बोला क्या भैया, गिव्स एनर्जी। लेकिन अगर हमें ऊर्जा देनी पड़ रही है उसमें, तो उसको गिव्स एनर्जी नहीं बोली जाएगी। स्वतः पार्टिकल्स दूसरे कमरे में जाने, वापस अगर हमें लेके जाना है तो वो तो संभव नहीं है बिना कोई ऊर्जा दिए। तो यहाँ पर हम समझेंगे ये जो गिव्स एनर्जी है, जो हमारे इलेक्ट्रो वैद्युत रासायनिक सेल्स हैं उनके हिसाब से अगर हम समझे, तो इसको बोला जाता है डेल जी माइनस एन एफ ई, इलेक्ट्रोड ऑफ सेल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड ऑफ सेल तो आपको पता है, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड ऑफ सेल तो आपको, मगर ये एफ क्या है सर,
ये एफ क्या है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी संख्या क्या होती है, ठीक है। ये फेरेडे होता है, क्या होता है भैया, फेरेडे। देखो ये किसके बराबर होता है ये समझाते हैं। जब आप एक इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पता है कितनी होती है, 1.96 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है, क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये उसका आवेश होता है, किसका, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। बढ़िया। लेकिन अगर मैं बोलूं एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, 1 मोल में कितने में बेटा, एक मोल में, एक मोल में, एक मोल में, एक मोल में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, या फिर हम बोल दें एक मोल इलेक्ट्रॉन में कुल आवेश, ठीक है, एक मोल इलेक्ट्रॉन में आवेश वो कितना होगा सर, वो होगा एक मोल मतलब कि एक मोल हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻⁻23, इसका गुणा किया 1.9 इंटू 10⁻19, ठीक है। इसको पूरा अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 96500, ये हमने अप्रोक्स वैल्यू बता दी सीधे आपको, ये एक फेरेडे के बराबर होगा, ठीक है। ये 495 के आसपास आता है, तो हम सीधे बता देते हैं 96500 कूलम के बराबर होगा हमारा एक फेरेडे की वैल्यू। और एन क्या होगा, एन क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या जितने इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं अपचयन और ऑक्सीकरण संख्या अभिक्रिया में, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, गिव्स फ्री एनर्जी, क्या आ गया, गिव्स फ्री एनर्जी आ गई। अब हम बात करेंगे जो हमने 11वीं में पढ़ा था, एक समीकरण पढ़ा था हमने कि डेल जी बराबर होता है मानक डेल जी प्लस एन एफ, क्या होता है, प्लस एन एफ कह रहे हैं आर टी लॉग ऑफ, या फिर एल एन लेंगे अभी, एल एन क्यू। ये क्या था बेटा, इक्विलिब्रियम, ये था हमारा समयावस्था स्थिरांक, क्या था बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर समयावस्था स्थिरांक, ठीक है। आर टी हमें पता है तापमान है सर, आर हमारा क्या है, गैस स्थिरांक है, डेल जी नॉट है यहाँ पर, ये क्या है, डेल जी नॉट मानक गिव्स एनर्जी, और ये गिव्स ऊर्जा, मानक गिव्स ऊर्जा और गिव्स ऊर्जा, ठीक है। अब इसमें से दो चीज अगर हम देखें, गिव्स ऊर्जा कितनी हो जाएगी, एन एफ माइनस 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 एन एफ ई ऑफ सेल, और डेल जी कितना हो जाएगा, माइनस एन एफ माइनस माइनस एन एफ ई नॉट सेल, मानक के लिए मानक ई नॉट सेल लेंगे, ठीक, मानक ई ऑफ सेल लेंगे, यहाँ तक समझ में आया, ये उठा के यहाँ रख देते हैं, ये हो जाएगा सर माइनस एन एफ ई ऑफ सेल, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ई ऑफ सेल, उसके बाद प्लस आर टी, ठीक है। अब एक चीज देखोगे, इसको क्या कर देते हैं हम, क्यू क्या हो जाता है हमारे पास, क्यू होता है सर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट उत्पाद बाई उत्पाद का भाग करेंगे हम किससे, किससे करेंगे बेटा, हमारा अधिकारक से, ठीक। इसके लिए एक अभिक्रिया बनानी पड़ेगी हमको समयावस्था वाली, जैसे अगर हम देखें ए अभिक्रिया कर रहा है बी, ये हमें दे रहा है सी सी प्लस डी, तो यहाँ पर हम क्यू बनाएंगे हमारा, तो क्या बनेगा, सी की सांद्रता की पावर सी, डी की सांद्रता की पावर डी, ए की सांद्रता की पावर ए, और बी की सांद्रता की पावर बी, ठीक है। ये हमारी क्यू की वैल्यू हो जाएगी, क्यू को अभी हम क्यू ही लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये एल एन की जगह पे हम क्या करते हैं, इसको लॉग में बदलते हैं, तो एल एन क्या होता है, बेस ई होता है, इसको अगर हमको इसमें बदलना है, लॉग बेस 10 में बदलना है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जाएगा लॉग बेस 10, तो यहाँ पर हमारा जाएगा 2.303 लॉग बेस 10, ठीक। अब क्या करें, पूरे समीकरण में माइनस एन एफ से क्या कर दें, भाग कर देते हैं, ये लोग माइनस एन एफ से सर भाग कर दिया, माइनस एन एफ से भाग कर देते हैं, प्लस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 क्यू डिवाइड बाय माइनस एन एफ से माइनस एन एफ गया, माइनस एन एफ से माइनस एन एफ। अब क्या बच गया बेटा हमारे पास, सर अब हमारे पास यहाँ पर आ गया ई ऑफ सेल, ये हमारा नर्स समीकरण आ रहा है बेटा निकल के, कैसे निकाला वो समझा रहे हैं, ई ऑफ सेल ई नॉट सेल माइनस, ये माइनस ऊपर आ जाएगा 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग ऑफ क्यू, क्यू हमें पता ही कैसे निकलेगा, ये हमारा नर्स का समीकरण बन गया,
मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बेटा ये जो हमें दिख रहा है, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि गैस स्थिरांक की वैल्यू होती है 8.314 जूल जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और अगर हम तापमान की बात करें तो यहाँ पर 298 केल्विन ले लेंगे, 298 केल्विन में ले लेंगे। और हमें फैरेडे एफ की संख्या पता कितनी निकाली थी हमने बेटा? सर 96500 इतना चार्ज था, ठीक है? एक फैरेडे। वो सब यहाँ जब रखते हैं तो एक संख्या आती है, एक स्थिरांक आता है जो हम बता देते हैं आपको, ई ऑफ सेल जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस 0.059059 बाई 2 लॉग क्यू। ये हो गई आपका नस्ट समीकरण। अब इसको हमें याद रखना। देखो अब इससे दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर से रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर नस्ट समीकरण निकालना है तो हमें गिब्स एनर्जी पता होना चाहिए, गिब्स ऊर्जा पता होना चाहिए। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जो समीकरण है, ये हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा था जब हम इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे थे, समय अवस्था पढ़ रहे थे, तब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था, इस समीकरण को पढ़ा था। गिब्स फ्री एनर्जी हमें पता है, अगर इलेक्ट्रोड के हिसाब से लिखी जाए तो माइनस NF ई ऑफ सेल होती है। ठीक, एक इलेक्ट्रोड में कितनी ऊर्जा लग रही है, एक इलेक्ट्रोड को चलाने में कितनी ऊर्जा लग रही है, वो कितनी होती है? माइनस NF ई ऑफ सेल। ठीक है। लेकिन लेकिन अगर हमको क्या निकालना है? नस्ट समीकरण निकालना है। जो नस्ट भैया थे उनने एक समीकरण कैसे बनाया था? कुछ इस तरीके से बनाया था। उनने इसकी संख्या जो हमने एक समीकरण पढ़ा था उसमें रख दी बराबर तरीके से, उसको पूरा निकाला, सॉल्व किया। आखिरी में उन्हें जो ई ऑफ सेल, जो सेल के इलेक्ट्रोड की हमें संख्या निकालनी है, वो कुछ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसमें हमसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? हमसे इलेक्ट्रोड विभव के लिए नस्ट समीकरण से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये जरूरी चीज है। सबसे पहले तो बेटा वो आपसे निकलवाएगा नस्ट समीकरण। पहली संभावना कि भैया वो बोल देगा एक काम करो, मेरे को नस्ट समीकरण निकाल के दिखा दो। क्या करके दे दो सर? नस्ट समीकरण निकाल के दिखा दो। तो जो जो हमने कराया वो बना देना, बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया, इस तरीके से बना दोगे 4 नंबर मिल जाएंगे। दूसरी चीज, सर न्यूमेरिकल दे देगा, न्यूमेरिकल दे देगा, वैल्यू दे देगा और यही सब चीजें गिवन दे देगा। ई ऑफ सेल आपको गिवन दे देगा। नहीं देगा तो हमें निकालना आता ही है। ई ऑफ सेल कितना होता है? ई नॉट ऑफ सेल की बात कर लें तो ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, ये होता है। इस प्रकार से ई ऑफ सेल भी निकाल सकते हैं। ज्यादातर कैथोड और एनोड की वैल्यू देगा, एक अभिक्रिया देगा। यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, गलत लिख दिया, यहाँ पर ये एन आएगा। ठीक है, जनरल फॉर्मूला अगर देखें। ठीक, इस प्रकार से आप नस्ट का समीकरण निकाल सकते हैं। इसमें ज्यादा समझने वाली बात नहीं थी, बट ये पता होना चाहिए किस हिसाब से ये आता है। सीधे हम ये नहीं लिखवा सकते आपको ई ऑफ सेल इस तरीके से होता है, ये नस्ट समीकरण होता है पेपर में, क्योंकि वो आपसे पूरा पूछेगा कि किस प्रकार से इसको निकाला जाता है। तो ये तो बात हुई बेटा नस्ट समीकरण। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समझना जरूरी है, जैसे प्रतिरोध की बात हो गई, रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? ये एक एक टर्म्स अब हम आपको समझाएंगे। ये क्या होता है? एक एक टर्म्स हम आपको समझाएंगे। जैसे अगर प्रतिरोध की बात करें तो विद्युत अपघटनीय विलयनों में प्रतिरोध क्या होता है? इसके पहले अगर हम देखें, जैसे मान लो, इसको एक उदाहरण से समझाते हैं हम आपको, कि आपने फोन चार्ज करने के लिए लगाया। ठीक है, प्लग में आपने जैसे फोन चार्ज करने के लिए लगाया, आपके चार्जर से फोन चार्ज होना चालू। ठीक है, बढ़िया आराम से चार्ज होता है। लेकिन उसमें आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध लगा होता है, इसलिए वो बहुत आसानी से चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि भैया प्लग से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, विद्युत ऊर्जा मिल रही है, इसलिए फोन चार्ज हो रहा है। मगर तुमको ये बात पता है कि विद्युत ऊर्जा तो सर बहुत सारी मिल सकती है। ठीक है, फ्रिज के लिए ऊर्जा बहुत ज्यादा चाहिए रहती है, चार्जर के लिए थोड़ी कम चाहिए रहती है, प्रेस करने के लिए ऊर्जा कम चाहिए रहती है, बढ़ाते हैं बढ़ते जाती है। मगर ऐसा क्यों होता है? कैसे होता है ऐसा? क्योंकि प्लग में से तो ऐसी ऊर्जा आ नहीं रही होगी, वहां से तो बराबर बराबर ऊर्जा देते जा रहा होगा। जैसे तुमने बटन चालू करी, वहां से तो बराबर ऊर्जा फेंकना चालू करा, क्योंकि हमने तो घर में वायर लगा है जो मेन स्विच से इलेक्ट्रिसिटी आती जाती है। मगर ये जो जैसे जो चार्जर है, वो हमारे फोन तक उतनी ही ऊर्जा पहुंचा रहा है जितनी उसकी आवश्यकता है। अगर वो मेन स्विच से आने वाली पूरी ऊर्जा आपको दे देगा तो आपका फोन तो फट जाएगा। अब उतनी ही ऊर्जा कैसे मिलती है? उसके लिए हम लगाते हैं बेटा प्रतिरोध। उसके लिए लगाया जाता है प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस। वो उतनी ही ऊर्जा देगा जितने की आवश्यकता है, बाकी की सब कुछ रोक देगा। कौन? प्रतिरोध जो लगा हुआ है।
इसी प्रकार फ्रिज में होता है या फिर आपके जो एसी होते हैं या फिर हमारा जो प्रेस हो गया, उन सब में इसी प्रकार से अलग-अलग प्रकार के प्रतिरोध लगे होते हैं। वैसे ही जो हमारे विद्युत अपघटनीय होते हैं, उनके जो विलयन होते हैं, विलयनों में भी हम क्या लगाते हैं? प्रतिरोध लगाते हैं। जैसे हम जब सेल की बात कर रहे थे, तो उसमें भी हमें प्रतिरोध लगाना, ठीक? अब ये प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध होता है बेटा, इसको R से दिखाते हैं, ठीक है? रेजिस्टेंस रो L बाई A। यहाँ ये पढ़ के भी दिखा देते हैं। प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है, जिसके कारण वह विद्युत धारा अर्थात अर्थात इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव का विरोध करता है। प्रवाह का विरोध करता है। जो इलेक्ट्रॉन बह रहे थे, उनका विरोध करता है, पूरे इलेक्ट्रॉनों को नहीं बहने देता है। कुछ इलेक्ट्रॉनों को रोक देता है, ठीक? इसी को क्या बोला जाता है बेटा? इसी को बोला जाता है प्रतिरोध। और जो होता है R बराबर रो L बाई A, ठीक है? ये L क्या है हमारा? इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, और एरिया ए क्या है हमारा? एरिया मतलब उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। जो इलेक्ट्रोड है उसका क्षेत्रफल, और एल हमारी दूरी हो गई, और ये जो रो है ये हो जाएगा हमारा विशिष्ट 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 प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो गई बेटा? प्रतिरोध हो गई। ये हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध हो गई, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, हम ऐसे लिख सकते हैं उसी फॉर्मूले से। ये आर रो आर ए वाई एल हो जाएगा, ठीक है? ये क्या हो जाता है बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता भी इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? प्रतिरोधकता भी बोल देते हैं। प्रतिरोधकता किसी विशेष पदार्थ का भौतिक गुण है, जिसका विशेष आयाम होता है। बहुत विशेष काम होता है इसका, विशेष आयाम होता है। यह चालक के तापमान तथा चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसकी प्रकृति पर? चालक की तापमान पे और चालक के प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है? इसको ये देखो बेसिक टर्म्स है, ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। इनको याद रखना है कि भैया हमारा जो हमारा प्रतिरोधकता है वो क्या होती है, प्रतिरोध क्या होता है। और देखो, अगर हम बताएं आपको, तो जो हमारा चालकत्व जो है, जिसको बोलते हैं कंडक्टेंस, वो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ ये होता है, G इक्वल्स टू 1/R। जो हमारा प्रतिरोध है उसका उल्टा कर। चालक तत्व उस सहजता की माप है जिसके साथ चालक के माध्यम से धारा प्रवाहित होती है, ठीक है? उसको क्या बोला जाता है बेटा? चालक तत्व। इसको बोलते हैं G इक्वल्स टू 1/R। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, तो G इक्वल्स टू 1/R जो हमारे पास, अभी हमें एक चीज हम वहां पे, अभी अपन जब प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पढ़ रहे थे, तो उनकी मात्रक भी हमें याद रखना है, ठीक है? जैसे हम अगर मात्रक बनाएंगे, तो जो रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध है उसका मात्रक हमारे पास हो जाएगा बेटा ओम, ठीक है? और जो रो है वो क्या बन जाएगा? आर रो या फिर रो एल आर ए बाई एल हो जाएगा हमारे पास, एल बाई ए, हाँ ए बाई एल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रो और सेंटीमीटर स्क्वायर था एक गया, ये रो सेंटीमीटर हमारे पास होता है, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? हमारे रो की मात्रक हो जाएगी, रो सेंटीमीटर। वैसे ही अगर हमें किसकी बेटा, हमारे चालक तत्व की अगर हमें क्या देखनी है, रेजिस्टेंस देखना, हमें उसकी मात्रक देखनी है, तो वो क्या हो जाएगी? 1/रो। इसको बोलते हैं रो इनवर्स, और इसको मोह भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? मोह भी बोल देते हैं, और सीमेंस भी बोल देते हैं। एस से निकाले सीमेंस भी बोल देते हैं, ठीक है? ये क्या हो जाता है हमारा? ये हो जाता है बेटा चालक तत्व। उसके बाद अगर आप देखोगे, तो विशिष्ट चालक तत्व वो कुछ भी नहीं होता। विशिष्ट चालक तत्व की बात करें, तो विशिष्ट चालक तत्व होता है हमारा कप्पा। क्या होता है बेटा? कप्पा से इसको दिखाते हैं, और ये 1/, विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। 1/, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। इसको क्या बोलते हैं हम बेटा? कप्पा भी बोलते हैं। इसकी यूनिट लिखोगे तो हमारा ओम सेंटीमीटर के बराबर हमारा क्या था बेटा? ये रो की मात्रक थी, तो ये हो जाएगा ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है? या फिर मोह मोह सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है? समझ में आया? ये क्या हो जाता है? कापा, ठीक है? कापा क्या किससे दिखाते हैं? बहुत बहुत ज्यादा यूज होने वाली टर्म है कापा, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? कापा। विशिष्ट चालक तत्व विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, ठीक है? समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं बेटा? विशिष्ट विशिष्ट चालक तत्व।
चालकत्व या फिर चालकता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? चालकता भी बोला जाता है। अब देखो हम इसका एक उदाहरण से समझाते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा कि भैया एक जो हमारे पास विद्युत अपघटनीय विलयन है, एक जो हमारे पास एक जो हमारे पास विद्युत एक जो हमारे पास विद्युत एक जो हमारे पास विद्युत अपघटनीय ये विद्युत अपघटनीय में हमने जो इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं, उन दोनों की दूरी 1 सेंटीमीटर है और उनका जो क्षेत्रफल है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा बेटा? इस पूरे का आयतन हो जाएगा सर 1 सेंटीमीटर। इसका आयतन हमारे पास कितना है? इसमें हमारे पास आयतन होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से एक चीज पता चलती है, अगर हम देखें इसका प्रतिरोध, प्रतिरोध जो हो जाएगा L/A, ये हो जाएगा R बराबर रूट। मतलब विशिष्ट प्रतिरोधकता हमारे प्रतिरोध के बराबर होगी। विशिष्ट प्रतिरोधकता प्रतिरोध के बराबर होगी अगर हमारा इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल रख के उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में 1 सेंटीमीटर की दूरी होगी। तो समझ आया? अगर इसी में हम क्या करें, इसको उल्टा कर देते हैं 1/r, इस पूरे रिलेशन को घुमा देते हैं, ठीक है? 1/ρ और ये हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर 1/ρ क्या हो गया बेटा? सर ये तो हमारे पास G हो गया, हमारा कंडक्टेंस हो गया, चालकतत्व, और 1/r कप्पा हो गया। कप्पा मतलब कि कापा हो गया सर हमारे पास विशिष्ट चालक तत्व या फिर चालकता। और L/A को बेटा क्या बोला जाता है? सेल कांस्टेंट। क्या बोला जाता है बेटा? सेल कांस्टेंट, ठीक है? सेल स्थिरांक भी इसको बोला जाता है और G स्टार से दिखाया जाता है, ठीक है? यहाँ पर लिख लो GLY होता है सेल स्थिरांक, ठीक है? समझ में आया? इधर से हमको एक चीज पता चली LYA यहाँ से कि भैया जो हमारा चालक तत्व है वो हमारे विशिष्ट चालक तत्व के बराबर होगा अगर हम हमारे इलेक्ट्रोड की दूरी 1 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब रखते हैं, और जिससे हमारा आयतन कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब निकलेगा, ठीक है? तो ये क्या जाएगा हमारा G, जो हमारा चालक तत्व है वो कापा के बराबर, ठीक है? कब? जब हमारे इलेक्ट्रोड की दूरी 1 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? अब इधर से चालू होगी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम बोलेंगे मोलर चालकता। क्या बोलेंगे बेटा? जिसे हम बोलेंगे मोलर चालकता। ये कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल चीज है। जैसे अभी क्या कर रहे थे, हम एक विद्युत अपघटनीय विलयन में इलेक्ट्रोड डाल रहे थे जिनकी दूरी 1 सेंटीमीटर और उनका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर, और जिनका आयतन कितना था बेटा? 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 ml। मोलर चालकता में हमें क्या करना है? मोलर चालकता में हमें करना है कि सर आयतन कितना भी ले लो, आयतन का वॉल्यूम, आयतन जितना भी लेना है आप ले सकते हो, लेकिन जो आप विद्युत अपघटनीय मिला रहे हो, अपघटनीय विलयन ले रहे हो, वो 1 मोल होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा? 1 मोल होना चाहिए। मोलर चालकता जब निकालना है तो जो हमारे पास विद्युत अपघटनीय विलयन है वो 1 मोल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 मोल। अभी जब हम देख रहे थे चालकता जब हम देख रहे थे, जब हम कितना ले रहे थे? 1 ml आयतन कितना ले रहे थे? 1 ml। अब वो कह रहा है कि भैया 1 मोल होना चाहिए। हमारे पास जो विद्युत अपघटनीय विलयन है वो 1 मोल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल, देखो बहुत ध्यान से देखना, 1 मोल विलयन में विद्युत अपघटनीय विलयन में VML क्या है? आयतन है। VML आयतन है। यहां तक समझ आया? 1 मोल विलयन में VML आयतन है। और हमें एक चीज पता है कि भैया जो हमारा एकांकी आयतन है, एकांकी आयतन है, या फिर हम यहाँ पर बोलते हैं 1 ml आयतन है, उसकी चालकता कितनी है? चालकता है कप्पा के बराबर। कितनी है? कप्पा के बराबर। कितनी है बेटा? कप्पा के बराबर। तो VML में हमारी चालकता कितनी हो जाएगी? VML में हमारी
हमारी चालकता कितनी हो जाएगी? तो देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, VmL आयतन में हमारी चालकता जो है, VmL आयतन में चालकता हो जाएगी कप्पा इंटू V, और इसी को बोलेंगे मोलर चालकता। इसी को क्या बोलेंगे बेटा? मोलर चालकता, जो कि हो जाएगी कप्पा इंटू V, कप्पा इंटू मोलर चालकता कितनी हो गई बेटा? कप्पा इंटू V, जिसको इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसको दिखाया जाता है। ये हो गई कप्पा इंटू V, और V क्या है हमारे पास? वॉल्यूम। अगर देखोगे मोललता मोललता है जो कि बराबर होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम के, और यहाँ पर कितने मोल लिए हुए हैं? 1 मोल, तो यहाँ पर तुम्हारा वॉल्यूम आ गया 1n अपॉन मोललता, m से निकाल देंगे n अपॉन m, तो कप्पा इंटू n 1 मोल अपॉन m। और हम यहाँ पर देखेंगे तो ये वॉल्यूम काय में होता है बेटा? लीटर में होता है। वहीं हमने यहाँ पर वॉल्यूम कितना लिया था, आयतन कितना लिया था? 1 ml लिया था। 1 ml आयतन अगर हम ml में ले रहे हैं आयतन को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1000। ये क्या निकल के आ गया तुम्हारा? मोलर चालकता। मोलर चालकता निकल के आ गई। क्या निकल के आई? मोलर चालकता निकल के। समझ में आया? अब इसी में एक होता है बेटा तुल्यांक चालकता। क्या होती है? तुल्यांक चालकता। तो तुल्यांक चालकता में कुछ नहीं करते हैं, सबका सब वैसा ही का वैसा रहता है। देखो बहुत आसान है, एक एक चीज समझ, लिंक करके समझते जाओगे तो चीजें समझ जाओगे। जैसे मोलर चालकता की बात कर रहे थे, वैसे ही तुल्यांक चालकता में हम क्या करते हैं? अब जो हमारे पास विलयन होता है, ठीक है, जो हमारे पास अपघटनीय विद्युत अपघटनीय विलयन होता है, वो कितना होता है बेटा? वो होता है 1 ग्राम तुल्यांक। क्या होता है? 1 ग्राम तुल्यांक। 1 ग्राम तुल्यांक होता है। ठीक है, 1 ग्राम तुल्यांक की अगर हम बात करें तो कुछ भी नहीं करेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला आया था, ये हमारे पास 1 ग्राम, इसको इक्विवेलेंट लिखते हैं तुल्यांक कप्पा, ठीक है, 1000 बाई, इसमें मोललता की जगह पे, इसमें मोललता की जगह पे हमारे पास होता है नॉर्मलता। क्या होता है बेटा? नॉर्मलता, और इसको नॉर्मलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मलिटी भी बोलते हैं, और इसी को नॉर्मलता भी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी नहीं करना है, बस हमने जो हमारे पास हम 1 मोल ले रहे थे, जो हम विलयन 1 मोल ले रहे थे, अब उसको हमको 1 ग्राम तुल्यांक लेना। जैसे देखो, और नॉर्मलिटी या नॉर्मलता भी हमको निकालना है तो बहुत आसान है। जैसे अगर हम निकाल रहे हैं, जैसे देखो अगर हमको H2SO4 की क्या निकालनी है? नॉर्मलता निकालनी है। तो भैया क्या होगा? ये 2H प्लस और SO4 2 नेगेटिव में टूट जाएगा। ठीक है, तो हमको अगर इसकी नॉर्मलता निकालनी है तो इसकी मोललता पता होनी चाहिए, और उसको 2 से, क्योंकि 2 H प्लस निकले हैं यहाँ पे, तो उसको 2 से भाग कर देंगे, तो वो हमारी क्या निकल जाती है? उससे नॉर्मलता निकल जाती है। एक छोटा सा उदाहरण दे दिया ताकि पेपर में आ जाए तो आप बना पाओ। ये उसकी इकाई होती है या फिर मात्रक होता है किसका? तुल्यांक चालकता का। ठीक है, आसानी से निकाल भी सकते हैं अपन, अगर लिखा हुआ है, हम ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। तो ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा हमें, कि हमारा जो तुल्यांक है वो कैसे निकलेगा? ठीक है, मोलर तुल्यांक चालकता कैसे निकाली जाती है। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद अपन देखेंगे सेल नियतांक, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है। सेल नियतांक क्या होता है सर? सेल कांस्टेंट की हम जब बात कर रहे थे, जब हम आपको क्या पढ़ा रहे थे बेटा? कप्पा पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे हम? 1/r 1/ρ चालकता के बारे में जब हम आपको बता रहे थे, LYR LYA ये हमने बताया था G स्टार। यही क्या होता है बेटा? आपका सेल नियतांक। क्या होता है ये? सेल नियतांक या सेल स्थिरांक भी बोल सकते हैं, सेल कांस्टेंट। तो समझ में आया कि नहीं आई? जैसे अगर हमने एक हमारी कोई रॉड है जिसकी लेंथ L है और जिसका क्षेत्रफल क्या है? जिसकी लंबाई L है और क्षेत्रफल एरिया है, उसको भी वोल्टेज से जब कनेक्ट किया है हमने, ठीक है, तो उनका जो रेशो लेते हैं हम, LYA को जो बोलते हैं वो क्या होता है बेटा? सेल स्थिरांक होता है। ज्यादा कुछ समझने वाली बात इसमें है नहीं, तो बस इतना ही हम समझा देते हैं कि इसको सेल स्थिरांक बोला जाता है। ठीक है, ये पहले भी हमने आपको बता दिया। ये सब बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पेपर में क्या होता है, कई बार क्या करते हैं वो लोग आपसे सीधे पूछ लेते हैं, भैया सेल स्थिरांक क्या होता है, चालकता क्या होती है, प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ऐसी 3-4 टर्म बना देंगे और 4 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो सब कुछ पता होना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए, कैसे लिखो।
जो कुछ चीजें थी समझाने वाली वो हमने आपको समझा भी दी। अब जो बहुत जरूरी चीज है जिससे प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, वो है बेटा कॉलरॉस का नियम। इसका नियम वो है हमारे कॉलरॉस का नियम। ठीक है, इसको पढ़ने के पहले मैं कुछ दो चीजें आपको पढ़ाऊंगा, जिससे हम पढ़ते पढ़ते हमको पता चल जाएगा कॉलरॉस का नियम क्या था। आखिरी जब चीजें पे पहुंचेंगे तो सबसे आखिरी चीज होगी वो कॉलरॉस का नियम। इसके पहले दो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें सबसे पहली चीज होगी बेटा प्रबल प्रबल विद्युत अपघट्य। जो हमारे प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, जैसे अगर हम बात करें प्रबल प्रबल विद्युत विद्युत अपघट्य, ठीक है, विद्युत विद्युत अपघट्य के लिए विद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता का तनुता के साथ तनुता के साथ तनुता के साथ परिवर्तन तनुता के साथ परिवर्तन परिवर्तन। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? जैसे कि केसीएल हो गया सर, जैसे कि NaCl हो गया, ये अपने आयनों में 100% टूट जाते हैं। ये अपने आयनों में 100% टूट जाते हैं। जैसे के प्लस और Cl नेगेटिव में टूटना, Na प्लस Cl नेगेटिव में, और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, KBr हो गया, NBr हो गया, कई सारे होते हैं। इनकी जो मोलर चालकता है वो तनुता के साथ कैसे परिवर्तित होती है, इस बारे में हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे बेटा, जैसे कि अगर हमने सांद्रता को कम किया, सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं, सांद्रता से आते हैं, पानी मिलाना चालू, हमने पानी मिलाना चालू किया, सांद्रता कम हुई, ठीक है, हमने सांद्रता को जैसे ही कम किया तो हमारी जो तनुता थी वो बढ़ने लगी, है ना, तनुता वॉल्यूम जो हमारा आयतन है वो बढ़ने लगे। हमने सांद्रता कम की, सांद्रता कम की, सांद्रता कम की, हमारा आयतन बढ़ते गया, हमारा आयतन बढ़ते गया, हमारी तनुता बढ़ते गई, मगर हमारी जो चालकता थी वो कम होते गई, हमारी जो चालकता थी वो कम होते गई, हमारी चालकता कम होते गई। जैसे ही हमने सांद्रता कम की, हमारी तनुता बढ़ते गई, हमारी तनुता बढ़ते गई, हमारी सांद्रता कम हुई। जैसे ही हमने क्या किया, सांद्रता कम की, मोलर चालकता भी कम, और हमें पता है मोलर चालकता कह रहे हैं, हमारी चालकता कम हो गई, और हमें पता है जो हमारी मोलर चालकता होती है वो होती है K इंटू V, वो हमारी होती है K इंटू V। तनुता और हमारे चालकता दोनों पे निर्भर करती है हमारी मोलर चालकता, हमारी मोलर चालकता दोनों पे निर्भर करती है, तनुता और चालकता पे दोनों पे निर्भर करती है। तो किस हिसाब से हमें पता चलेगा कि हम सांद्रता कम करेंगे तो हमारी मोलर चालकता कम होगी या ज्यादा? समझ में आया? भैया जब हम मोलर चालकता, हमारा सांद्रता कम कर रहे हैं तो हमारी मोलर चालकता किस पे निर्भर करेगी? जबकि हम देखेंगे अगर हम तनुता से जाएंगे तो हमारी मोलर मोलर चालकता बढ़नी चाहिए, और हम चालकता से जाएंगे तो हमारी मोलर चालकता कम होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। तो फिर एक काम किया, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, अब देखो कुछ नहीं बचता केमिस्ट्री साइंस में, विज्ञान में, तो फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर अभ्यास करते हैं। उन्होंने अभ्यास किया भाई, करते गए करते गए करते गए करते गए, दोनों के साथ सांद्रता कम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है भाई, किस पे निर्भर कर रही है? हजारों बार एक्सपेरिमेंट किया, जब उन्हें पता चला, एक्सपेरिमेंटली हम बोलते हैं कि जैसे हम मोलर चालकता के बारे में बात करते हैं तो हमारी जो हमारी तनुता है उसकी 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 निर्भरता बढ़ जाती है। तो इससे ये पता चला कि भैया जैसे-जैसे आप मोलर चालकता के बारे में बात करोगे तो हम तनुता को देखेंगे, ना कि चालकता को देखेंगे। चालकता पे निर्भर नहीं होगी, ये तनुता पे निर्भर। इसका मतलब हुआ कि मोलर चालकता भी बढ़ेगी, क्योंकि सांद्रता कम करने पे हमारी तनुता बढ़ रही थी, तो मोलर चालकता भी बढ़ेगी। क्या होगा? मोलर चालकता भी बढ़ेगी। अब ये किया क्या था? इनने किया था एक ग्राफ बना के। क्या बना के बेटा? एक ग्राफ बनाया था। क्या बनाया था? एक ग्राफ। इनने बनाया था रूट सी और जो मोलर चालकता है उसका ग्राफ बनाया। रूट सी और मोलर चालकता का ग्राफ बनाया। रूट सी क्यों लिया? कोई मतलब नहीं, कुछ भी, मतलब ऐसे ही ले लिया था, ऐसे भी नहीं लिया था। इनने क्या किया था? सांद्रता ली और हमारा मोलर चालकता ली। अब इनका एक्सपेरिमेंट करते गए, करते गए, करते गए, करते गए। लेकिन इन्हें जब इनने रूट सी, सांद्रता की वैल्यू रूट के अंदर रखी, अंडर रूट के अंदर रखी, और मोलर चालकता के साथ इनने ग्राफ बनाया, तो एक इन्हें समानता दिखी कि भैया जैसे-जैसे हम रूट सी की वैल्यू कम कर रहे हैं, वैसे-वैसे हमारी मोलर चालकता बढ़ते जा रही है। जैसे-जैसे हम रूट सी की वैल्यू कम कर रहे हैं, वैसे-वैसे हमारी मोलर चालकता की वैल्यू बढ़ते जा रही है। क्या दिखी एक समानता इन्हें रूट सी के साथ, कि जैसे-जैसे रूट सी की वैल्यू हम कम कर रहे हैं, हमारी मोलर चालकता बढ़ते जा रही है। वैसे-वैसे हमारी मोलर चालकता बढ़ते जा रही है। फिर इन्हें एक स्थिति देखी कि भैया इनने इतना पानी मिला दिया कि सांद्रता पहुंच गई C इक्वल्स टू 0, सांद्रता हो गई शून्य। और जैसे ही सांद्रता शून्य होगी, तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारी मोलर चालकता है, वो अधिकतम, वो पहुंच गई हमारी इनफाइनाइट। कहाँ पहुंच गई? अधिकतम आयतन पे। अधिकतम अधिकतम सॉरी आयतन कह रहे हैं, सीमांत पे। सीमांत पे। और इसी को बोल देते हैं बेटा अनंत अनंत मोलर चालकता पे। मोलर
चालकता। ठीक है? चालकता पे। कहाँ पहुँच गई बेटा हमारी अनंत मोलर चालकता पे पहुँच गई। जब हमारी सांद्रता शून्य हो गई। जब हमारी सांद्रता क्या हो गई बेटा? जब हमारी सांद्रता शून्य हो गई। बोलो मतलब समझ में आया? फिर यहाँ फँस गए, फिर एक प्रॉब्लम आई कि सर अगर मोलर चालकता शून्य हुई तो हमें क्या मिल गई? हमें अधिकतम सीमांत मिल गया। मगर ये निकालेंगे कैसे? आपने तो बोल दिया, है ना? इन्ने भैया ने तो बोल के चले गए। अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? है ना? जैसे हमें ये तो एक्सपेरिमेंटली बात करी थी इनने, हम प्रैक्टिकली निकालेंगे कैसे इसको? तो इनने क्या किया, इनने निकालने का भी एक तरीका बताया। इनने कहा एक काम करो, देखो ये तुम्हें जो ग्राफ दिख रहा है ना, इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करो। क्या करो? एक्स्ट्रा प्लॉट करो। ये लाइन को बढ़ाओ, ये लाइन को बढ़ाना चालू। इनने कहा जिस स्थिति में c इक्वल्स टू 0 हो रहा है, उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? मूलर चालकता हो जाएगी तुम्हारी, अनंत मूलर चालकता। अब ये जो अनंत मूलर चालकता हुई तुम्हारी, ठीक है? तो अब यहाँ पर तुम्हें एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है? त्रिकोण दिख रहा है। अब इस त्रिकोण में देखो हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन जब दिख रही है हमें, ये जो स्ट्रेट लाइन हमें दिख रही है, इसकी इक्वेशन बनानी तो आती होगी आपको। y इक्वल्स टू समीकरण होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c, है ना? इससे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारा y क्या है बेटा? y सर हमारा मूलर चालकता है। m की बात करेंगे, स्लोप। अगर हमारा स्लोप नेगेटिव इस तरीके से, अगर हमारा स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारा स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है? स्लोप होगा पॉजिटिव। अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो हमारा स्लोप होगा ऋणात्मक। तो यहाँ पर स्लोप नेगेटिव की तरफ आ रहा है तो ऋणात्मक होगा। b कोई एक ऐसी वैल्यू मान ली, कुछ भी होगा स्लोप हमारा, कोई वैल्यू होगी। ठीक है? x क्या है? रूट c, और c क्या है? इंटरसेप्ट, जहाँ पर हमारा x और y मिलेगा। ये वाली y से जाके टकराएगी, ये वाली जो लाइन है सीधी लाइन y से जाके टकराएगी, उस स्थिति को हम बोलेंगे इंटरसेप्ट, जो कि होगा हमारा सीमांत क्या बोलते हैं? अधिकतम सीमांत। क्या होगा? अधिकतम सीमांत। यहाँ से आप क्या निकाल पाओगे? आपका अधिकतम सीमांत निकाल। बहुत आसान था, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना के आपको दिखा दी। कुछ भी चीज़ टफ करके नहीं सिखा रहे हैं। एक-एक चीज़ स्टार्टिंग से कनेक्ट कर करके सिखाते चले आ रहे हैं। ठीक? यहाँ तक तो बात हो गई हमारी प्रबल विद्युत अपघट्य की। जहाँ तक हम उसके मोलर जो हमारी अधिकतम सीमांत है उसको निकाल लेंगे हम किसके लिए? जैसे केसीएल हो गया, एनएसीएल हो गया, एनएमईआर हो गया, केबीआर हो गया, इन सब के लिए हम निकाल। बट फिर बात आती है सर अगर हमको CH3COH के निकालना है, मतलब कि सीधी-सी बात हो गई कि अगर हमें सर दुर दुर्बल 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 विद्युत 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 अपघट्य, ठीक है? अपघट्य के लिए मोलर चालकता में मोलर चालकता के का तनुता के साथ परिवर्तन अगर देखना है, तनुता के साथ तनुता तनुता के साथ अगर परिवर्तन देखना है, ठीक है? परिवर्तन अगर हमें देखना है, तो वो कैसे देखें? वो कैसे देखेंगे भाई? कुछ भी अंतर नहीं आता है, सब कुछ वैसा ही रहता है। जैसे कि अगर हम देखें कि हमारा सांद्रता जैसे ही हम कब कर रहे थे, तो हमारी तनुता बढ़ेगी, मोलर चालकता हमारी कम होगी और मोलर चालकता हमें पता है बढ़ेगी, ठीक है? सब कुछ वैसा ही का वैसा होगा, बस अंतर ये है कि जो हमारे दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, उनके जो अल्फा की वैल्यू है वो 100% नहीं होती। मतलब कि वो 100% आयनों में नहीं टूटती। जैसे अगर हम बात करें CH3COOH की, तो ये CH3COO नेगेटिव और H प्लस में पूरी तरीके से नहीं टूटेगा, पूरी तरीके से नहीं टूटेगा। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण हमने वही का वही ग्राफ जब बना रहे थे इनमें, जब हम वही का वही ग्राफ बना रहे थे, तो इनमें क्या हो रहा था? रूट सी और मोलर चालकता का, तो हम जैसे-जैसे हमारा सांद्रता की वैल्यू कम कर रहे थे, सांद्रता की मात्रा कम कर रहे थे, तो हमारा मोलर चालकता कुछ इस तरीके से बढ़ रहा था, मगर सीधी रेखा में नहीं बढ़ रहा था, एकदम सीधा-सीधा बढ़ते नहीं जा रहा था। वो एक कर्व की तरीके से बढ़ रहा था, ठीक है? एक स्लोप बना। अब इसमें क्या दिक्कत आई? इसमें दिक्कत ये आई कि भैया इसमें हम जो हमारा अधिकतम सीमांत है वो कैसे निकालेंगे? ठीक। हम ये तो समझ गए कि ग्राफ कैसे बढ़ा था क्योंकि हमारी अल्फा की वैल्यू जो थी वो 100% नहीं। मगर यहाँ पर ये दिक्कत थी कि भैया जो हमारा अधिकतम सीमांत है वो कैसे निकाला जाएगा? अधिकतम सीमांत है वो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए कैसे निकाला जाए? जो अधिकतम सीमांत है दुर्लभ विद्युत अपघट्यों के लिए उसको निकालना बड़ा आसान है। कैसे बेटा? इसके लिए इन्होंने क्या किया? इन्हें एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। ठीक है, अब कर रहे थे कुछ तो करें, निकालना ही नहीं आ रहा है।
तो इनने क्या करा, NaBr लिया, ऐसे लेते हैं, चलो KCl ले लेते हैं, KCl लेते हैं, NaCl लेते हैं, KBr लेते हैं और NaBr लेते हैं। अब ये चारों के चारों में क्या समानता है बेटा, चारों के चारों हमारे प्रबल विद्युत अपघट्य, चारों के चारों हमारे प्रबल विद्युत अपघट्य। अब जब चारों के चारों प्रबल विद्युत अपघट्य है तो इनकी हमें क्या पता है बेटा, इनकी हमें सर अधिकतम सीमांत की वैल्यू पता है। इनकी अधिकतम सीमांत की वैल्यू मैंने मान ली x की x होगी, इसकी y होगी। इनकी वैल्यू हमें पता होती है, ठीक, हम लिख इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू याद तो रखना नहीं रहता, तो आपको बुक में मिल जाएगी, ठीक है। इसकी x इसकी y होगी, मान लेते हैं। तो इन दोनों का जो अंतर आया वो z आया। क्या आया बेटा, इन दोनों का जो अंतर आया वो z आया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, दिमाग लगाना। इन दोनों का जो अंतर आया वो x z आया। फिर उन्होंने क्या किया, KVR की वैल्यू देखी भैया, उसको A मान लिया, उसको हम D मान लेते हैं। हम मान इसलिए रहे हैं क्योंकि हम लिखना नहीं चाह रहे हैं, वैल्यू एग्जैक्ट देखनी पड़ेगी, तो आपको बुक में इनकी वैल्यू मिल जाती है, आप भी करके देख सकते हो। अब जब इनने क्या किया, A और B जो हमारे KVR और NVR की अधिकतम सीमांत है, इन दोनों में अंतर लिया। और आपको पता है एक इंटरेस्टिंग बात, इन दोनों का जैसे ही इनने अंतर लिया, ये वैल्यू भी चढ़ निकल गया। अरे बाप रे, माथा खराब हो गया इनका। साइंटिस्ट ने कहा ये क्या हो गया। सोच रहे दिमाग कहाँ तक लेके जाते हैं वो लोग, दिमाग कहाँ तक लगा रहे हैं। पहले इनकी जो हमारे प्रबल, जब हमें दुर्लभ विद्युत अपघट्य की संख्या नहीं मिल रही, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, प्रबल से साथ जाते हैं। प्रबल की तो पता चली जाएगी, ग्राफ बना लिया हमने, इक्वेशन निकाल लिया, सीमांतरण निकाल लिया, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो उनने वहां से घुमा के लाए, उनने कहा इनके अंतर निकाल के देखो। चलो, आपको ना समझ आया, आप छोड़ छाड़ के चले जाओगे, पढ़ाई छोड़ देते हो, जरा सा समझ में नहीं आता कुछ, कहते छोड़ो इसको, टॉपिक को आएगा ही नहीं, ऐसा करते हैं ना। वहां देख रहे हो इतनी खतरनाक रुचि कि भैया उनको अगर सीधे तरीके से नहीं मिल रहा तो उन्हें घी में उंगली टेढ़ी डाली, घी निकालने, घी नहीं निकाल रहे हैं आप, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं, अधिकतम सीमांत निकाल रहे हैं, किसके लिए, दुर्बल बोले जा रहे हैं हम, दुर्बल विद्युत अपघट्य। जब वो दुर्बल विद्युत अपघट्य का अधिकतम सीमांत निकाल रहे थे, अधिकतम सीमांत निकाल रहे थे, तो उनने देखा कि भैया KCl लो, KBr लो, NaBr लो, NaCl लो, K और Na को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ जुड़े, K और Na को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ जुड़े हैं, उनकी जो संख्या है वो तो एक जैसी आने वाली। इससे इन्हें ये निकाला कि भैया KCl के साथ जुड़ा हो या KBr के साथ जुड़ा हो, NaCl के साथ जुड़ा हो या NaBr के साथ जुड़ा हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको फर्क इससे से पड़ता है कि मेरी मोलार चालकता, मेरी जो अनंत मोलर चालकता है वो कितनी है, बस। इससे इन्हें एक चीज समझ में आई, एक काम करो, सीधा सीधा फिर कोलरॉश भैया ने कहा कि अगर तुम्हें क्या निकालना है, अधिकतम मोलर चालकता निकालनी है, अधिकतम सीमांत निकालना है, तो सीधे सीधे जैसे NaCl का निकालना है, तो सीधे इसके आयनों को जोड़ दो। क्या कर दो, इनने कहा सीधे सीधे आयनों को जोड़ दो, खत्म, कोई दिक्कत नहीं, लोड नहीं लेना, सीधे इनके आयनों को जोड़ो, Na+ और Cl- कर दो। ऐसे ही इनने कहा अगर तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें KCl के बारे में निकालना है, तो इसके भी आयनों को जोड़ दो, इसके आयनों को जोड़ दो, तुम्हें इसकी अधिकतम मोलर चालकता निकल आएगी। ऐसे ही अगर तुम्हें क्या निकालना है, KCl2 निकालना है, तो इसके भी आयनों को जोड़ दो, मगर यहाँ पर क्या करो, इसके जो हमारे पास इसके जो धनायन और ऋणायनों की संख्या है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखो 2 है, तो ऋणायनों की संख्या कितनी है, 2 है, 2 से गुणा किया, ये इनफाइनाइट है, ये क्या है, इनफाइनाइट और Cl। तो यहाँ से एक चीज समझ में आई, एक सीधा फॉर्मूला बना लिया कि अगर हमको अधिकतम सीमांत निकालना है, तो म्यू पॉजिटिव और यहाँ पर लैम्डा पॉजिटिव, म्यू नेगेटिव और लैम्डा, इस तरीके से निकाल। यही था हमारा कोलरॉश का नियम। ये क्या है बेटा, ये हमारे धनायनों की संख्या और ये ऋणायनों की संख्या, धनायनों की संख्या और ऋणायनों की संख्या, और ये हमारे क्या है, हमारे जो भी हम विद्युत अपघट्य ले रहे हैं उसके आयंस, ठीक है, समझ में आया, उसकी अधिकतम सीमांत। अब सर बात हुई, यहाँ पर आपने NaCl लिया, KCl ले लिया, CaCl2 ले लिया, ये तो सारे के सारे हमारे प्रबल विद्युत अपघट्य, ये तो वैसे भी निकाल रहे थे, तो फिर इसका निकालने का मतलब क्या बना, कोई मतलब नहीं था, बाहर फालतू की चीज थोड़ी पढ़ेंगे, एक बार निकाल ली दूसरी बार निकाल ली, कोई सेंस नहीं बन रहा था। मगर ऐसा होता ही नहीं है, अगर साइंस में किसी बात का, विज्ञान में किसी चीज का सेंस नहीं बनता है तो उसको अलग कर देना, तुम्हें नहीं, तुम्हारे तक पहुंचता ही नहीं। इसका मतलब इसलिए बन रहा था कि इनने कहा देखो, अब यहाँ से हम एक जादू दिखाते हैं,
इनका एक जादू दिखाते हैं। एक जादू क्या है कि अगर आपको CH3COOH इसकी अगर हमको क्या निकालनी है बेटा, मोलर अधिकतम सीमांत निकालना है या अनंत मोलर चालकता निकालनी है, तो आपको प्रबल विद्युत अपघट्य लेने पड़ेंगे। जैसे कि NaCl ले लेता हूँ, HCl ले लेता हूँ मैं और CH3COOH COH तो निकालना ही है। ये सारे के सारे तीनों के तीनों क्या हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य। इनने का एक काम करो, इन तीनों की तो आपको पता ही है ना? इनकी हमें अधिकतम सीमांत की संख्या हमें पता है। तो कुछ भी मत करो सर, एक काम करो, हमने कहा HCl को CH3COONA है, इसको जोड़ो किसके साथ? इसको जोड़ो HCl के साथ, जोड़ दिया। और इसको हटा दो NaCl से, इन सबको हटा दो NaCl से। इसका मतलब ये हुआ कि CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, इसी हिसाब से जोड़ेंगे कॉलराइज के नियम से। CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस माइनस Na पॉजिटिव माइनस, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा प्लस होगा तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव बच क्या गया CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। ओ भाई साहब, ये तो खतरनाक जादू हो गया। आया समझ में? यही जादू करके दिखाया था कॉलराइज भैया ने, इसलिए बड़ा फेमस है, पेपर में बार-बार पूछा जाता है, क्योंकि इनने ये जादू करके दिखा दिया था। दुर्लभ जो हमारे दुर्बल हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं, उनकी उनकी अधिकतम सीमांत निकाल के दिखा दी। किससे? प्रबल विद्युत अपघट्य से। दिमाग देख रहे हो कहाँ? पूरी उंगली टेढ़ी कर दी उन्होंने। कहाँ दिमाग लेके चलेगा? इसीलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। अब इसको पेपर में अगर कभी पूछा जाए, तो ऐसे मत लिख के आना। जैसे अगर आपसे पूछा है मोलर चालकता, अधिकतम सीमांत अगर पूछा है CH3COH का, भैया ऐसा कहना कि हम करते हैं, एक काम करते हैं, पेपर में दिया जाएगा आपको, तो आप लिखना Na पॉजिटिव, NaCl का ऐसे, Na पॉजिटिव प्लस NaCl नेगेटिव, यहाँ पर लिखना, ठीक है? हम बता रहे हैं एक-एक तरीका, इसका HCl का, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है? फिर उसके बाद हम इसका लिखेंगे CONA, ये हो जाएगा इनफाइनाइट CH3COO नेगेटिव प्लस प्लस Na पॉजिटिव। उसके बाद ऐसे बनाना अपना CH3COONA, ये हो जाएगा हमारा किसके बराबर बेटा? इसको कर देना CH3 H का निकालना CH3COONA प्लस प्लस HCl माइनस इनफाइनाइट NaCl, ठीक है? इस तरीके से लिखना, फिर एक-एक चीज़ को यहाँ लिखना। हमारा इनफाइनाइट CH3COO नेगेटिव हो जाएगा प्लस Na पॉजिटिव हो जाएगा सर, ये हमारा H पॉजिटिव हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट Cl नेगेटिव हो जाएगा माइनस, ये हमारा इनफाइनाइट Na पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये Cl नेगेटिव के बराबर हो जाएगा। ये वाला यहाँ से जाएगा, ये वाला यहाँ से कट जाएगा, प्लस माइनस है इसलिए, तो बच क्या गया बेटा हमारा मोलर चालकता। इनकी जो भी संख्या दी होगी, वो ईज़िली अपन लिख सकेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, क्वेश्चन भी करके दिखाएँगे, ऐसा नहीं है। अभी जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी करके दिखाएँगे। ठीक है? बहुत अच्छे से फ़ील कराया हमने। पूरा ऐसा नहीं है कि सीधे-सीधे पढ़ा दिया हमने, देखो चाहते तो बाकी लोग जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ा सकते हैं। आपको सीधा कॉलरॉस का नियम लिखते, बोलते भैया ये कॉलरॉस का नियम होता है, ये शब्दों में लिखा हुआ है, ऐसा पेपर में आएगा, ऐसा का ऐसा छाप दो। क्या मतलब ऐसी पढ़ाई का जब पता ही ना हो कि ये चीज़ होती क्यों? क्यों ऐसा पढ़ा गया? क्यों ऐसा किया गया? क्यों? पता होना चाहिए तभी आप आगे बढ़ोगे। क्यों कर रहे हैं? किस लिए इसकी ज़रूरत थी? ज़बरदस्ती नहीं पढ़ना है कोई भी चीज़। जैसे पढ़ने के लिए हज़ारों चीज़ है, अब थोड़ी पढ़ूँगा। मगर क्यों पढ़ना है सर मुझे ये? क्यों मुझे मेरे सिलेबस में है ये? क्यों मुझे जानना है क्या मेरे काम में आएगा? ये सब तुम्हें पता होना चाहिए किसी भी चीज़ को पढ़ने के पहले। ये अगर जीवन में आदत डाल ली कि कोई भी काम करने के पहले मैं उसमें क्वेश्चन करूँगा, अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं करूँगा, नेसेसरी क्वेश्चन होगा मेरा, हर क्वेश्चन नेसेसरी होता है। अगर आपको नहीं पता है, उसको पूछने के पहले शर्माओ मत। अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाना सीख गए कि भैया ये क्यों करना है? इसकी ज़रूरत क्या है? क्यों ऐसा दिया गया? तो आप देखना आप 1 साल के अंदर अपने अंदर जो बदलाव देखोगे, वो बहुत ही ज़्यादा अविश्वसनीय होगा। खुद ही को नहीं समझ आएगा कि यार मैं क्या था और कहाँ पहुँच गया। बस क्यों पूछना सीख जाओ कि भैया क्यों करना है ये सब चीज़ें। अभी तक हम क्या करते हैं? अच्छा ये कर रहा है, अच्छा ये कर रहा है, तो करते जाते हैं भाई। ऐसे एक के पीछे एक चलते जाते हैं। अब जब भेड़-चाल चलोगे, तो भेड़-चाल जैसे बनोगे। कुछ अलग बनना है,
अलग तरीके से चलना है, अलग तरीके से काम। परिवहन पर सारी चीज़ें अलग तरीके से कराई जाती हैं, आपके हर क्वेश्चन का डाउट सॉल्व किया जाता है, हर डाउट को सॉल्व किया जाता है, हर क्वेश्चन आप जो पूछोगे उसको सही आंसर मिलना ज़रूरी है, ठीक है? तो इसी चीज़ पे काम करता है रिविज़न कि आपके हर क्वेश्चन का सही जवाब जो आपको ज़रूरत है वैसा जवाब मिलेगा, ढेर सारी चीज़ें लाके नहीं। ठीक है? तो समझ में आया कोलरॉस का नियम क्या था? अब बेटा हम चलेंगे फ़ैराडे के नियम की तरफ। फ़ैराडे का 2 नियम थे, पहला नियम और दूसरा नियम। फ़ैराडे के 2 नियम थे, दोनों नियम आपको समझाएँगे और दोनों नियम बहुत अच्छे से फ़ील कराएँगे। एक भी नियम ऐसा नहीं होगा दोनों नियम को समझ में ना आए। तो देखो सबसे पहली चीज़ अगर हम बात कर रहे हैं फ़ैराडे के विद्युत अपघटन का पहला नियम। तो इसको समझने के पहले सबसे पहले शुरुआत में जाओ जब हम लेक्चर चालू किया था, हमने आपसे बोला था कि भैया इस पूरे चैप्टर में हम 2 प्रकार की ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। एक ऊर्जा होगी हमारे पास रासायनिक ऊर्जा से हम बदलेंगे, वैद्युत ऊर्जा निकालेंगे और एक बात करेंगे कि भैया वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा मिलेगी। तो आपको याद होगा कि हम जब डैनियल सेल पढ़ रहे थे तो हमने शुरू में बताया था कि भैया डैनियल सेल क्या करता है, जो हमारी रासायनिक ऊर्जा है, उसको बदल देता है वैद्युत ऊर्जा में, जैसे हमारे रिमोट के सेल। ठीक? मगर फ़ैराडे भैया ने बात करी थी किसके बारे में? फ़ैराडे भैया ने बात करी थी कि जो वैद्युत ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में कैसे बदलेगी? वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कैसे बदलाएगी? तो फ़ैराडे का जो दोनों नियम थे वो किसके लिए थे सर? वो थे विद्युत 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 ऊर्जा से हमें क्या करना है? रसाय रासायनिक रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना है। ये फ़ैराडे ने दिया था। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें एक विद्युत अपघट्य लेना पड़ेगा। अपघट्य लेना पड़ेगा। विद्युत अपघट्य लेना। ये क्या है हमारा बेटा? विद्युत ये हमारा विद्युत अपघट्य है। ठीक है? विद्युत अपघट्य। एक इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें हमने 2 छड़ डाली। एक हमने डाला एनोड, एक हमने डाला एनोड जो कि पॉजिटिव रहेगी और हमने एक डाली कैथोड जो कि नेगेटिव रहेगी। ठीक है? जो कि क्या रहेगी बेटा? नेगेटिव रहेगी। इनको हमने वायर से जोड़ा। ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू हुए, जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू हुए, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट था, ये एक प्लस था और एक बी। ये बी जाके यहाँ अटैक करना चालू किया, ठीक है? ये जो हमारे पास एनोड थी, जैसे ही इसमें करंट फ्लो होना चालू हुआ, जैसे ही इसमें करंट फ्लो होना चालू हुआ, सर्किट पूरा हुआ, सर्किट कंप्लीट हुआ, करंट ने फ्लो होना चालू किया। सर्किट सर्किट ने जैसे ही फ्लो होना चालू किया, सर्किट में करंट ने जैसे ही फ्लो होना चालू किया, यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट था, जो हमारे विद्युत अपघट्य थे, ये काय में टूटे होंगे बेटा? अपने-अपने आयन्सों में टूटे होंगे और ये आयन ने क्या किया? इस पे जाके अटैक करना चालू किया। अब इस पे जैसे ही अटैक करना चालू किया, तो यहाँ पर एक उत्पाद बन रहा होगा, या तो वो ठोस उत्पाद होगा, क्या होगा? ठोस उत्पाद होगा, तो वो इस पे ही जम जाएगा, वो इस छड़ पे ही जम जाएगा और अगर गैस बनेगी तो वो निकलते जाएगी, गैस उत्पाद जो बनेगा वो निकलते जाएगा। ये जो बी था, जो हमारा ऋणात्मक आयन था, वो हमारे एनोड पे जाके चिपकने लगा और जो हमारा धनात्मक आयन था, वो कैथोड पे जाके चिपकने लगा। चिपकने नहीं लगा, इनके साथ अभिक्रिया करने लगा और जैसे ही अभिक्रिया करेगा, उसका जो उत्पाद होगा, अगर वो ठोस होगा, तो इस पे जुड़ जाएगा, इस पे चिपक जाएगा और अगर गैस होगी, तो इससे निकल जाएगा। ठोस होगा तो चिपक जाएगा, गैस होगी तो निकल जाएगा। ठोस होगा तो चिपक जाएगा, गैस होगी तो निकल जाएगा। क्या निकलेगा? उत्पाद। ठीक है? सही बात। यहाँ से लेकिन फ़ैराडे भैया को अलग चीज़ समझी चमकी। अपने को तो बस ये सिंपल दिख रहा है। उनको ये चमकी एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि भैया जितनी मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, उतना ही मास जमते हुए दिख रहा है। जितनी मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जितना मैं इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ, जितने मैं चार्ज इसको दे रहा हूँ, जितना मैं यहाँ चार्ज फ्लो करा रहा हूँ, उतना ही इस पे उत्पाद चिपकते जा रहा है। उतना ही भार यहाँ पर चिपकते जा रहा है, उतनी भारी ये होते जा रही है। इससे इन्होंने कहा फ़ैराडे का पहला नियम था कि जो तुम्हारा मास है, वो उतना ही होगा, जो तुम्हारा मास है, वो उतना ही होगा जितना तुम चार्ज प्रोवाइड जितना तुम चार्ज प्रोवाइड करो। जितना तुम चार्ज दोगे उतना ही मास होगा। ठीक? अब इनने क्या किया? ये हमारा जो सामान्य अवस्था की जगह पे हम एक स्थिरांक लाएँगे, जो कि होगा हमारा ज़ेड को क्या बोला गया बेटा? ज़ेड को यहाँ पर बोला गया इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी कि विद्युत 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 रासायनिक रासायनिक तुल्यांक तुल्यांक, ठीक है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इसको बोला जाता है ज़ेड।
और जेड जो होता है वो होता है जेड इक्वल्स टू ई वाई, ई वाई, जेड क्या होगा बेटा, ई वाई किसके समान होगा बेटा, किसके समान होगा, ई वाई एफ, एक फैराडे के समान हो, एक तो नहीं, ई वाई एफ के समान, ठीक है, ये हमारा जेड होगा। और क्यू आपको पता है, क्यू क्या होता है सर, क्यू होता है हमारा, या फिर हम बात करें आई की बात करें तो हम जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो होती है चार्ज बाई टाइम, चार्ज बाई टाइम, यहाँ से हमारा क्यू निकल के आता है आई इंटू टी, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं आई इंटू टी, यहाँ से हमारा चार्ज कितना चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं हम बेटा, आई इंटू टी, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी, चार्ज बाई समय, इस समय पे इतना चार्ज दिया जा रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या था बेटा, फैराडे का पहला नियम। अभी चीजें समझ में आई कि नहीं आई ये समझ बताओ कि पहले पहले क्या किया मैंने, सर मेरे को विद्युत ऊर्जा, यहाँ से ये जब जो हमने विद्युत ऊर्जा प्राप्त करी उससे हमारे रासायनिक अभिक्रियाएं होना चालू हुई, किस पे, ये रॉड पे, ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा मुझे मिली, रासायनिक अभिक्रिया हुई, रासायनिक ऊर्जा मिली, जितनी मैं इलेक्ट्रिसिटी दे रहा था, विद्युत ऊर्जा दे रहा था उसको, उतनी ही मुझे क्या मिल रही थी, जितनी मैं चार्ज दे रहा था उतना ही मुझे मास डिपॉजिट होते हुए दिख रहा था मेरी रॉड पे, उतना ही मुझे मास डिपॉजिट होते हुए दिख रहा था मेरी रॉड पे, ठीक। अब यहाँ से मुझे ये समझ में आया कि भैया जो मेरा W है वो Z तब ई वाई एफ इंटू आई इंटू टी हो जाएगा, बोलो समझ में आया। यहाँ पर ई क्या होता है बेटा, ई मेरा होता है सर, ई मेरा हो जाएगा, ई मेरा हो जाएगा यहाँ पर, ई हो जाएगा मेरा मोलार द्रव्यमान, क्या हो जाएगा बेटा, मोलार द्रव्यमान, द्रव्यमान, मोलार द्रव्यमान हो जाएगा, और वहीं पर ई वाई एक्स, एक्स क्या हो जाएगा, स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, सॉरी क्या हो जाएगा, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जैसे जैसे अगर मैं कॉपर की कोई अभिक्रिया करा रहा हूँ तो कॉपर क्या होगा, +2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के कॉपर बनाएगा, यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। यहाँ तक चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं, फैराडे का पहला नियम समझ में आया, ठीक। अब इसको मैं फील करा, देखो ऐसे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, कैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, मैं एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लूँ कि भैया जैसे देखो ये मेरा एक क्या है, विद्युत अपघटन, अपघट्य लिया मैंने, विद्युत अपघट्य कॉपर सल्फेट लिया, एक इलेक्ट्रोलाइट मैंने लिया बेटा, कौन सा, कॉपर सल्फेट, क्या लिया, CuSO4, इसको एनोड और कैथोड को मैंने कहाँ से कनेक्ट कर लिया, सर्किट बना लिया पूरा, ठीक है। यहाँ पर मैं 5 एम्पियर की क्या दे रहा हूँ बेटा, करंट दे रहा हूँ, करंट दे रहा हूँ 5 एम्पियर की, 1 घंटे तक, समय कितना है मेरे पास, 1 घंटा, कितनी देर तक दे रहा हूँ मैं, 5 एम्पियर की करंट दे रहा हूँ, 1 घंटे तक दे रहा हूँ। अब मुझसे पूरा पूछ रहा है भैया कि कितना मास डिपॉजिट होगा मेरी छड़ पे जाके, ठीक है। क्या पूछ रहा है, मेरी छड़ पे जाके कितना मास डिपॉजिट होगा, सर बहुत आसान है, बहुत आसान है कि मैं क्या करूँ, W W इक्वल्स टू ई ई वाई फैराडे इंटू आई इंटू टी। अब एक फैराडे क्या होता है ये बताऊं पहले तो मैं आपको बता रखा ऑलरेडी, फिर से बताता हूँ, देखो एक फैराडे क्या होता है सर, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है, कितना होता है 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, सही लिखा नहीं, हमने वहां भी यहाँ उस टाइम जब पढ़ा रहे थे जब हमने 1.9, ठीक है, 1.6 होता है, 19 शायद गलत ले लिया, ठीक है, चेक कर लेना एक बार, 1.9 तो नहीं ले लिया था, तो एक इलेक्ट्रॉन में हमारे पास कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात हुई। अगर एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी बात करूं तो एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन चार्ज होंगे, एक मोल इलेक्ट्रॉन होता है 1 पॉइंट, इसमें हो जाएगा 6 पॉइंट एवोगैड्रोस नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे 23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और ये निकल के आया था 96500 कूलम के बराबर, क्या आया था ये, इसको बोला जाता है एक मोल इलेक्ट्रॉन को 1 फैराडे बोलते हैं, एक मोल इलेक्ट्रॉन को 1 फैराडे बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, मोलर, या तो एम वाई। अब यहाँ पर ये अभिक्रिया क्या होगी सर, कॉपर हमारा क्या होगा, कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के कॉपर में चला जाएगा, अब चयन होगा कॉपर का, क्या होगा, अब चयन होगा, बिल्कुल सही बात। स्थानांतरण कितने का हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का, बाय 96500 लिख देंगे इनटू करंट कितना है 5 एम्पियर, समय कितना लग रहा है बेटा, यहाँ पर अगर आप समय देखोगे तो समय कितना लग रहा है मेरे पास, 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट 60, ठीक। इस प्रकार से हमको क्या निकालना है कि हमारी छड़ पे कितना मास डिपॉजिट हुआ, कितना मास जाके चिपक गया, ठीक। और अगर हम एम की बात करें,
एम की बात करें, एम कैसे निकालेंगे सर? एम कितना आ जाएगा 63.5 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ये तो हमारा क्या है? मोलर मोलर द्रव्यमान है ना? क्या है ये? मोलर द्रव्यमान है। वही किसके बराबर हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास के बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है? 1 मोल। क्या लिया हुआ है? 1 मोल का इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। 1 मोल में 63.5 ग्राम क्या होते हैं? कॉपर सल्फेट। कि कॉपर के आयन होते हैं। समझ में आया? बोलो। यहाँ से क्या निकला? क्या जाएगा हमारा? मोलर द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जब कैलकुलेट करोगे तो निकल आएगा। मगर इतना सारा ना करने के अलावा एक और दूसरी मेथड बता देते हैं। तो ये तो फॉर्मूला वाली हो गई। एक देसी मेथड बताते हैं। क्या बताते हैं बेटा? एक देसी मेथड बताते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना है अपने को। अगर हमको 5 एम्पीयर की हमारी करंट थी और हमारे पास कितना 1 घंटा समय दिया हुआ था, तो हम क्यू निकाल के रख लेते हैं I इंटू टी। ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 60 इंटू 60, 60 मिनट 60 सेकंड। ठीक है, सेकंड में इस्तेमाल करना है हमको। तो ये हमारे पास चार्ज तो आ गया, क्यू तो निकल के आ गया। अब देखो एक चीज बताता हूं, जब कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके कॉपर बना रहा है, इसका मतलब ये है 1 मोल कॉपर +2 2 मोल इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करके 1 मोल कॉपर बना रहा है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करके 1 मोल इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, मतलब कि 1 दर्जन में 12 केले तो 12 दर्जन में कितने केले? सीधी सी बात। तो मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन, ये वाली मेथड लगाएंगे, यूनिटरी मेथड। 2 मोल इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करके अगर 1 मोल कॉपर बन रहा है, और आपको पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 96500 कूलम चार्ज होता है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम चार्ज होगा? 2 मोल इलेक्ट्रॉन में सर 2 मोल इलेक्ट्रॉन में सर 2 इंटू 9650 कूलम चार्ज होगा। और 1 मोल कॉपर में, ये हमने बताया था, 1 मोल कॉपर में 63.5 ग्राम कॉपर होगा। 1 मोल कॉपर में 63.5 ग्राम कॉपर होगा। ठीक है, आया यहाँ तक समझ? तो इसका मतलब है कि ये तो होगा हमारे 2 इंटू 96,500 कूलम, और 1 मोल कॉपर में क्या हो गया 63.5 ग्राम कॉपर हो गया हमारे पास। ठीक है, 1 मोल कॉपर में 63.5 ग्राम कॉपर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? बहुत आसानी समझा देंगे, 2 मिनट में देखो फटाफट चीजें हो जाएगी। अब देखो, अब आपको पता है कि 1 कूलम में हमारे पास 96,500 1 मोल इलेक्ट्रॉन में हमारे पास 96,500 कूलम आ रहे थे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन में हमारे पास 2 इंटू 96,500 कूलम हो रहे थे। लेकिन हमें चार्ज कितना दिया है? 5 इंटू 60 कूलम दिया हुआ है। तो क्या करें बेटा? सर कुछ भी नहीं करना है। अब अगर हमसे यहाँ पर पूछ रहा है 5 इंटू 60 कूलम के लिए, तो क्या करेंगे? सर सीधी सी बात है, यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे। 5 इंटू 60 और 1 कूलम के लिए कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 इंटू 9650। यही चीज निकाली थी कि नहीं निकाली? बोलो, यही चीज निकाली थी? एक लाइन में निकल के आ गए। फॉर्मूले से निकालो या इससे निकाल लो। फॉर्मूला याद ना हो तो सीधी मेथड इस्तेमाल कर लो, और फॉर्मूला याद है तो वो वाली मेथड। बहुत आसान सी चीज है, फेरेडे के दोनों नियम, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये फेरेडे का हमारा पहला नियम। अब फेरेडे के जब दूसरे नियम की तरफ हम चलेंगे, तो दूसरा नियम तो और आसान है। ये तो हमारा पहला नियम है, दूसरा नियम इससे भी आसान है। दूसरे नियम में वो कह रहा है, अगर दो इलेक्ट्रोलाइट को, दो इलेक्ट्रोड को, दो इलेक्ट्रोड को, दो इलेक्ट्रोड को, दो इलेक्ट्रोड को सेम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, दो इलेक्ट्रोड को सेम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कैसे करेंगे? सर एक ही कनेक्शन से जोड़ देते हैं, एक ही कनेक्शन से जोड़ देते हैं। दो इलेक्ट्रोड को एक ही कनेक्शन से अगर आप जोड़ दोगे, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस, ठीक समझ में आया? ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड, जैसे यहाँ पर हमने एक कॉपर सल्फेट ले लिया और यहाँ पर हमने ZnSO, दो दो इलेक्ट्रोड को सेम कनेक्शन से अगर जोड़ दोगे, ठीक है, तो हम बताते क्या आएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारा आएगा मास ऑफ कॉपर, जो कि बराबर हो जाएगा Z ऑफ कॉपर इंटू चार्ज। चार्ज क्यों दे रहा हो? यहाँ पर भी देखो मास क्या हो जाएगा? जिंक। मास हो जाएगा हमारे पास जिंक का, Z जो हमारा इक्विवेलेंट है, तुल्यांक है हमारे पास, जो हमारे पास तुल्यांक है वो क्या हो जाएगा बेटा? Z, जिंक, और चार्ज हमारे पास सेम है। तो इससे जब देखोगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? मास ऑफ कॉपर बाई Zn कॉपर बराबर, क्यों बराबर है? तो ये भी हमारे रेशोज बराबर आ गए। क्या गई बेटा? रेशो निकल के बराबर आ गए।
रेशो हमारा बराबर आ गई। इससे ये पता चला, देखो इससे इन्होंने बताया क्या, ये तो हमने सिर्फ आपको लिख के दिखाई दी। इससे इन्होंने ये बताया कि आप 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोड को 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोड को एक ही प्रकार का, एक ही जैसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, एक ही कनेक्शन से जोड़ते हो, तो भैया जो आपके पास मास डिपॉज़िट बाई हमारा मास डिपॉज़िट बाई विद्युत रसायन का तुल्यांक है, वो रेशो बराबर आएँगे। इस प्रकार इसमें हमको जो सेकंड नियम है, दूसरा नियम है, उससे प्रश्न कैसे बन सकता है, ये तीनों दे देंगे, एक पूछ लेंगे। 2 कनेक्शन को एक जैसा कनेक्ट कर देंगे। आपको चार्ज एक जैसा दे देंगे। बोलेंगे नहीं ये दूसरा, मगर घुमा-फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। इतना ही आसान है। जब समान मात्रा की बिजली विभिन्न विद्युत अपघटनियों के माध्यम से प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर जमा आयनों का द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांक के। अब ये लेड स्टोरेज बैटरी में होता क्या है? देखो, लेड स्टोरेज बैटरी में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास ये जो एनोड होता है, ये एनोड हमारे पास किसका होता है? लेड डाइऑक्साइड का, PbO2। ये जो हमारे पास कैथोड होता है बेटा, ये किसका होता है? लेड का होता है। और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरा H2SO4 का। ये 3 चीज़ें और एक पानी, ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखना। हम आपको बताएँगे लेड स्टोरेज बैटरी करती क्या है, कैसे करती है, ठीक? ये चीज़ें बताएँगे जो आपको पेपर में लिख के आना है। समझा देंगे पूरा, आप अपने आप लिखते जाओगे अगर समझ में आ गया। ये वही बैटरी है जो आपकी गाड़ी में लगी रहती है, ठीक है? जिस हिसाब से जो आपकी गाड़ी में जो हॉर्न वगैरह का यूज़ होता है, जहाँ से चार्जिंग आती है, वो यहीं से आती है, ये बैटरी के कारण। लेड स्टोरेज बैटरी होती है, ठीक है? ज़्यादातर अभी इंडिया में लेड स्टोरेज बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये काम कैसे करती है? क्या इसमें चीज़ें होती हैं, ठीक है? वो समझते हैं। ये पहले 3 चीज़ें हमको याद होनी चाहिए लेड स्टोरेज बैटरी के लिए, लेड ऑक्साइड, लेड, H2SO4 और पानी। देखो क्या होता है, ये जो लेड ऑक्साइड है, ये लेड ऑक्साइड कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओ ओ H2SO4 क्या दिखेगा? कुछ इस तरीके से दिखेगा। SO4 H H और ये हमारे पास लेड होगा। ये 3 चीज़ें कुछ इस तरीके से होंगी। अब क्या होगा, लेड स्टोरेज बैटरी में ये जो सल्फर ऑक्साइड है, ये अटैक करेगी Pb के साथ और ये हमारे पास बनाएगा PbSO4 का सॉल्यूशन बनाएगा, देखो PbSO4 इस पे एनोड पे आके जुड़ने लगेगा। और वहीं से SO4 निकल के ये वाले लेड के साथ भी जुड़ेंगे तो बनाएँगे हमारे पास, क्या बनाएँगे बेटा? PbSO4। क्या बनाएँगे? PbSO4। और हमारा जो लेड है, वो सॉलिड स्टेट से जब PbSO4 बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, वो यहाँ पर टर्मिनल पे जाके बैठ जाएगा। यहाँ पर टर्मिनल पे जाके बैठ जाएगा। अभी तक ये नहीं लगाया। ये हमारा जो लेड है जब सल्फर ऑक्साइड के साथ जुड़ेगा, जब सल्फर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, सल्फर ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करेगा, तो PbSO4 बनाएगा, लेड सल्फर ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है? लेड सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। मगर वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा जब बनेगा ना, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो निकले वो टर्मिनल पे जाके बैठ गए किसके? कैथोड के। वो कैथोड के टर्मिनल पे जब जाके बैठे, तो ये हमने अभी कनेक्शन नहीं लगाया था। अब हमने क्या किया? हमने इसमें कनेक्ट किया एक बल्ब, ये हमने मान लो एक बल्ब कनेक्ट किया। अब ये हमने यहाँ पर, ये डायग्राम तो अपना इतना अच्छा है नहीं, तो अपन इस तरीके से कुछ बना देते हैं, ठीक है? ये बल्ब कनेक्ट किया, इसको एक वायर दिया यहाँ, एक वायर दिया। अब यहाँ से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, यहाँ पर ये बल्ब चला, यहाँ से वापस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, फिर ये टूटा, तो ये Pb में बन गया और ये वापस SO4 में। तो ये प्रक्रिया पूरी ऐसी चलती रही और इसको बोलते हैं चार्जिंग। ये हमारी बैटरी की क्या हो रही है? चार्जिंग हो रही है। ये बैटरी हमारी चार्ज हो रही है। क्या हो रहा है? ये बैटरी हमारी चार्ज हो रही है। लेकिन इसी प्रोसेस को उल्टा कर दूँगा, इसी पूरी प्रोसेस को उल्टा कर दूँ तो ये हो जाती है मेरी डिस्चार्जिंग। क्या हो जाती है बेटा? डिस्चार्जिंग। मेरी जो लेड स्टोरेज बैटरी है वो क्या होने लगती है? डिस्चार्ज होने लगती है। अब यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस इसलिए लगाते हैं ताकि मेरी जो पूरी प्रोसेस है वो स्मूथ तरीके से चलती रहे और मेरी बैटरी जो है वो चार्ज होती है। ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से हमारी लेड स्टोरेज बैटरी काम करती है। बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हम। नॉर्मल आपको समझा दिया किस प्रकार से ये काम करती है लेड स्टोरेज बैटरी। आप इस चीज़ को समझ लेना और पेपर में ईज़िली लिख के आना, ठीक है? तो देखो, अब यहाँ पर हम देखेंगे बेटा हमारे कुछ प्रश्न के बारे में देखेंगे विद्युत रसायन के। सबसे पहले सही विकल्प देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, विशिष्ट चालकता की इकाई है। विशिष्ट चालकता क्या है सर? विशिष्ट चालकता है सर हमारा रो। क्या है बेटा? रो। और हमें पता है हमारी जो प्रतिरोध होता है वो होता है आर रो एल बाई ए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? ए यहाँ ले आए, बाई एल यहाँ ले आए। ये हमारा क्या आ गया? विशिष्ट चालकता आ गई। रेजिस्टेंस प्रतिरोध
इसकी इसकी इकाई क्या होती है? ओम होती है। एरिया की क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर बाई हमारी लंबाई की कितनी होती है? क्षेत्रफल की सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ की कितनी होती है? सेमी। ठीक है? तो ये रो आ गया हमारा कितना 1 सेमी से 1 सेमी गया। ये रो आ गया हमारा ओम सेमी। कितना आ गया बेटा? रो आ गया हमारा ओम सेमी। तो यहाँ पर उत्तर क्या लगा दोगे? सी उत्तर एकदम ठीक है? आया समझ में? बहुत आसान चीज़ है। अब अगला बोल रहा है सेल स्थिरांक की इकाई क्या है? सेल स्थिरांक तो पता ही है हमको, ठीक है? आ गया ये देखो, ये चेंज सेल स्थिरांक क्या है बेटा? सेल स्थिरांक होता है सर, सेल स्थिरांक होता है जी स्टार जो कि होता है L/A। अब इसकी क्या लिखनी है? इकाई, लंबाई की इकाई सेमी, एरिया की सेमी स्क्वायर, ठीक है? एक सेमी से 1 सेमी गया तो सेमी इनवर्स। देखो सेमी इनवर्स कहाँ है? ए। ए एकदम सही है। क्या है? एकदम सही। कोई बड़ी चीज़ थी क्या? नहीं थी, बहुत आसान चीज़ है। सेल स्थिरांक L/A यहाँ पर बी सही लगा दोगे। क्या लगा दोगे बेटा? डी लगा दोगे। आसान प्रश्न है? कोई टफ है क्या इसमें? नहीं है सर, बढ़िया। अब अगला प्रश्न देखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव मान है। विभव मान कितना है भाई? यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव मान होता है 0, ठीक है? कितनी बार बोल चुके हैं हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव मान है वो कितना होता है? 0 वोल्ट होता है। कितना होता है बेटा? 0 वोल्ट होता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया है। लोहे में जंग लग जाता है, क्या होता है? ऑक्सीकरण होने के कारण जंग लगता है, बढ़िया बात है। ये हो सकता था, बट ऐसा नहीं है। ऑक्सीकरण होने के कारण, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है? प्रक्रिया क्या है? ठीक है, प्रक्रिया का नाम क्या है? प्रक्रिया का नाम है संक्षारण। क्या है बेटा? संक्षारण। क्या बोलेंगे? कोरोजन भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्या बोला जाता है इसको? कोरोजन भी बोला जाता है। जंग लग गई, ठीक है? ज्यादातर हमने सुना है जंग लग गई। उसी को अगर हम रसायन विज्ञान की भाषा में बोले तो बोलते हैं संक्षारण। ठीक है? आया समझ में? अब देखो, अब अगला देखते हैं हम बेटा रिक्त स्थान। क्या है? रिक्त स्थान। इस प्रश्न में देखो, गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन 12 परिपथ में खालिस्तान की ओर प्रवाहित होते हैं। जब हमने बेटा गैल्वेनिक सेल की बात करी थी, गैल्वेनिक सेल मतलब कि डैनियल सेल, ठीक है? डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल एक ही है। उदाहरण है गैल्वेनिक सेल का डैनियल सेल। इसमें क्या हो रहा था? यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, यहाँ ये जिंक लगाया हुआ था, ठीक है? याद आ रहा है कुछ? यहाँ जिंक थी, यहाँ पे जिंक की छड़ थी और यहाँ पे कॉपर की छड़ थी और हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे थे। हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे थे और ये क्या था बेटा? हमारा एनोड था। ये हमारा एनोड था। ये हमारा एनोड था और ये भैया यहाँ से कहाँ जा रहे थे? कैथोड की तरफ जाएँगे। एनोड से कहाँ जाएँगे? कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ जाएँगे, ठीक है? कहाँ जाएँगे? कैथोड की तरफ। आया समझ में? अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत अपघट्य विलयन की खालिस्तान सांद्रता में कमी के साथ घटती है। ऐसी कौन-सी चीज़ थी कि सांद्रता कम करते थे जो घटती थी? सांद्रता कम करते थे तो सर हमारा तनुता, आयतन क्या होता था? बढ़ता था और हमारी जो चालकता थी, कप्पा जो था वो भाई साहब घटता जाता था। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? चालकता। यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? चालकता। क्या लिख के आएँगे यहाँ पर? चालकता और कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है? लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस चालकता लिख दोगे तो भी आंसर और नंबर पूरे मिल जाएँगे। ठीक है? अगला प्रश्न दिया हुआ है, खालिस्तान का नियम कहता है कि किसी भी विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता व्यक्तिगत आयनों के योगदान का योग है। क्या है? व्यक्तिगत योगदान का योग होती है। ऐसा कौन-सा नियम था? जिसमें भैया जो हमारी तुल्यांक चालकता की अगर हम बात करें, तो वो किस पे निर्भर करती थी? तुल्यांक चालकता अलग-अलग अपने-अपने किस पे निर्भर करती थी? अपने-अपने योगदान पर निर्भर करती थी। किस पर निर्भर करती थी? अपने-अपने योगदानों पर निर्भर करती। कौन करता था भैया ऐसा? कार्ल राउस। कौन करता था? कार्ल राउस। कार्ल कार्ल राउस, ठीक है? कार्ल राउस का नियम कहता था कि भैया जैसे अगर आपको एम की क्या निकालनी है? NaCl की निकालनी है। क्या निकालनी है? NaCl की तुल्यांक चालकता निकालनी है। तो आपको तुल्यांक चालकता किसकी पता होनी चाहिए? आपको चालकता पता होनी चाहिए Na+ की और यहाँ पर Na- की भी Cl- की चालकता पता। ठीक है? अगला प्रश्न है विद्युत अपघटन के
दौरान जमा हुए पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य से गुजरने वाली खाली स्थान के समानुपाती होती है। अब देखो यहाँ पर देखेंगे हम क्या बोल रहा है, विद्युत अपघटन के दौरान, किसके दौरान होता है, विद्युत अपघटन के दौरान हुए पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य से गुजरने वाले वैद्युत धारा, वैद्युत धारा क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, वैद्युत 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 धारा के समानुपाती होती है। ठीक है, कौन सा नियम है ये, सर फैराडे का पहला नियम है। किसके किसका बात कर रहा है यहाँ पर, फैराडे के पहले नियम की बात कर रहा है। हाँ, कुछ ज्यादा पढ़ाने लायक इसमें नहीं था ना, आसान था चीजें। इसकी बात कर रहा था, ये कौन सा नियम कहता है ऐसा, हमारा विद्युत फैराडे का पहला नियम कहता है। ठीक है, तो ये बेटा ये तो हमारे पास क्या हो गया, ये तो हमारे पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। अब हम बात करते हैं 3 नंबर 4 नंबर वाले प्रश्न की। सबसे पहला प्रश्न हमसे बोल रहा है, देखो अब हमने पूरी थ्योरी पढ़ ली है, तो मैं न्यूमेरिकल की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं आपको चीजें सीधे-सीधे फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है? और मैं हर न्यूमेरिकल में आपको ये चीज बताऊंगा कि कैसे सॉल्व को क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, ठीक है? कैसे हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है क्वेश्चन पढ़ा और फटाफट हम सब करना चालू कर दें। कैसे हम स्टार्ट करते हैं, कैसे समझते हैं कि क्या गिवन है, क्या हमें निकालना है और कैसे हम कौन-सा फॉर्मूला इस्तेमाल करके निकालें। जैसे इस प्रश्न में आप देखोगे तो बोल रहा है निम्नलिखित सेल के लिए 298 केल्विन पर नर्स्ट समीकरण लिखिए और इसका ईएमएफ की गणना कीजिए। अब देखो यहाँ पर कॉपर सल्फेट से कॉपर +2 और एजी प्लस से एजी हमें मिल रहा है। ई नॉट कॉपर +2 और ई नॉट कॉपर की वैल्यू दी हुई है और ई नॉट एजी प्लस की वैल्यू। अगर इसको निकालना है तो बेटा हमको नर्स्ट इक्वेशन के पहले नर्स्ट इक्वेशन जो हम लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे इसकी, नर्स्ट इक्वेशन जो लिखेंगे वो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ईएमएफ ऑफ द सेल। अगर हम ईएमएफ लिख रहे हैं सेल का, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ क्यू, ठीक इस प्रकार से लिख। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर कॉपर क्या हो रहा होगा बेटा, ऑक्सीकरण हो रहा होगा कॉपर का, ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा होगा, कॉपर +2 और 2 इलेक्ट्रॉन। वहीं पर एजी का क्या हो रहा होगा सर, एजी का अपचयन हो रहा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेके हमें एजी दे रहा होगा। समझ में आया, यहाँ ऑक्सीकरण होता है और यहाँ पर अपचयन होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए और इनको जोड़ देते हैं। तो ये कॉपर, ये हमारे सेल की अभिक्रिया बन गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, +2 ये आपके सेल की अभिक्रिया तो बन गई, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ तो यहाँ पर n की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। और अगर लॉग क्यू की बात करें तो लॉग क्यू में क्या हो जाएगा, ये वाला कॉपर +2 अपॉन कंसंट्रेशन, सांद्रता कॉपर +2 की बाई एजी प्लस का होल का स्क्वायर, सारी वैल्यू मिल गई। बस अब हमें ई नॉट सेल चाहिए, क्या चाहिए, ई ऑफ सेल निकालने के लिए ई नॉट सेल चाहिए। ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे सर, ई नॉट सेल होता है मेरे पास, ई नॉट सेल जो मानक मानक रिड्यूसिंग अपचयित विभव होता है वो होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है, ठीक, समझ में आया। और कैथोड और एनोड की अगर बात करूं तो कैथोड कौन था सर, कैथोड वो था जिसकी तरफ क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था, एनोड वो था जिसकी तरफ ऑक्सीकरण हो रहा था। ये क्या है हमारा ऑक्सीकरण, तो एनोड है, इसकी रिड्यूसिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दी है, 0.34, बट इसको हमको घुमाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये रिड्यूसिंग पोटेंशियल की वैल्यू नहीं थी, ये ऑक्सीकृत, ये हमारे अपचयित पोटेंशियल की वैल्यू ना देके इनने काय की दे दी बेटा पोटेंशियल वैल्यू हमें, ये ने हमें दे दी ऑक्सीकृत पोटेंशियल वैल्यू दे दी, ठीक है। मानक ऑक्सीकृत पोटेंशियल अगर जब वैल्यू दे दी तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको घुमा देंगे तो 0.34 हो जाएगी, -0.34 यहाँ पर लिख देते हैं। देखो ई ऑफ सेल अगर आप बनाओगे, ई नॉट सेल ये हो जाएगा माइनस 0. नहीं ई नॉट सेल क्या है हमारे पास, ई नॉट सेल तो हमारे पास 0.84 ही माइनस ऑफ 0.34, ठीक है, क्योंकि ये आप देखोगे तो क्या दिया है हमें, ये भी रिड्यूसिंग पोटेंशियल दे दी क्या बेटा, हाँ ये तो हमें यहाँ पर सही दिया, ये क्या दिया है, रिड्यूसिंग पोटेंशियल 0.8 माइनस 0.034, तो 0.8 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये 0.34, तो यहाँ पर आपने कितनी आ जाएगी बेटा 4 और 8 और 3 का 11, एक कैरी 1.14 वोल्ट हमारी ई ऑफ सेल की वैल्यू, कितना हो जाएगा 1.14 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग कॉपर का कंसंट्रेशन देखो कितना दिया है, सांद्रता दिया हमें 0.01
बाई Ag की सांद्रता कितनी दी है? Ag की सांद्रता दी है सर Ag प्लस की 10 टू द पावर माइनस का होल स्क्वायर। ये सब मैंने आपको समझा दिया इसलिए सीधे-सीधे प्रश्न करवाते जा रहा हूँ। 1.14 माइनस 0.059 बाई 2 हो जाएगा log ऑफ ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 बाई 10 टू द पावर माइनस 6 तो यहाँ पर आप देखोगे तो 1.14 माइनस हो जाएगा 0 पॉइंट इसको काट देंगे अगर हम तो 0.02 1 कैरी 9 ठीक है इतना लिख लेते हैं आगे का छोड़ो log ऑफ 10 टू द पावर माइनस 2 ऊपर गया माइनस और माइनस माइनस प्लस तो प्लस 6 तो ये आ गया 1.14 माइनस 0.02429 और log ऑफ 10 टू द पावर 4 4 बाहर आ जाएगा log 10 1 हो जाएगा ठीक है 0.029 इंटू 4 log की पावर 10 यहाँ से ई ऑफ सेल तुम्हारा कितना निकल के आ जाएगा बेटा ई ऑफ सेल निकल के आ जाएगा सर 1.14 माइनस 4 9 जा 36 का 6 3 कैरी 4 2 जा 8 और 3 11 का 1 आ जाएगा यहाँ पे 0.1 ठीक है तो अब इसमें से माइनस कर लेते हैं 1.14 0.116 10 का 4 3 2 2 हो जाएगा यहाँ पे ये तो आपका ई ऑफ सेल कितना निकल के आ गया बेटा यहाँ से निकल के आ गया 0.024 ठीक है समझ में आया कैसे नर्स इक्वेशन लगाई और फटाक से आंसर लिया कोई बड़ी चीज थी क्या इसमें कुछ भी नहीं था बस कैलकुलेशन करना था क्या करना था कैलकुलेशन करना था वैसे ही सेम प्रश्न है निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए सामान्यावस्था स्थिरांक की गणना कीजिए सामान्यावस्था स्थिरांक मतलब कि केसी की बात करना है अब जो हमारी अभिक्रिया है वो काय में है सामान्यावस्था में और रिएक्शन जो है अभिक्रिया जो है वो है समयावस्था पे है हमारी किस पे समयावस्था पे और समयावस्था पे ई ऑफ सेल क्या हो जाता है ईएमएफ जो होता है हमारी सेल का वो शून्य हो जाता है वो क्या हो जाता है शून्य हो जाता है तो यहाँ पर अगर हम नर्स इक्वेशन देखेंगे जो हमारी होती है ई ऑफ सेल ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ केसी यहाँ पर ई ऑफ सेल 0 हो जाएगा तो ई नॉट सेल यहाँ आएगा तो ई नॉट सेल क्या के बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ये पूरा बना देते हैं एन क्या जाएंगे 0.059 और लॉग केसी हो जाएगा ठीक है ई ऑफ सेल निकाल लेंगे ई ऑफ सेल इनने हमें दे दिया है ई नॉट ऑफ सेल देना चाहिए क्या देना चाहिए था ई नॉट ऑफ सेल जो कि दिया है 0.46 वोल्ट और ये हो जाएगा हमारा किसके बराबर इनटू हमारा देखो यहाँ पर अभी हमने पहले पिछले वाले में की थी तो कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा था 2 इलेक्ट्रॉनों का 0.59 और इसका क्या कर लेंगे हम बेटा लॉग केसी निकाल लेंगे ठीक है एंटी लॉग निकाल लेंगे तो इसका हम जब गुणा करेंगे तो ये हमें निकल के आएगा 15.6 लॉग केसी हम करके नहीं दिखा रहे क्योंकि ये कैलकुलेटर से आप कर सकते हो और आपको कैलकुलेटर से नहीं करना चाहिए खुद ही सॉल्व करना चाहिए ये 15.6 और इसका एंटी लॉग लोगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 15.6 के आसपास ठीक है अब इसका एंटी लॉग निकाल के आंसर लिख लेना ठीक है समझ आया और आप चेक कर लेना आपका आंसर आएगा लगभग आएगा 3.9 इंटू 10 टू द पावर 15 ठीक है ये आप आंसर चेक ठीक बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं नर्स इक्वेशन से अगर प्रश्न आ रहा है तो छोड़ के नहीं आना नर्स इक्वेशन इस्तेमाल करो और आंसर ले आओ जैसे देखो डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 दिया हुआ है मानक इलेक्ट्रोड विभव मतलब कि ई नॉट सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट सेल दिया हुआ है 1.1 वोल्ट निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए मानक गिब्स ऊर्जा निकालना है क्या होती है डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन ई ऑफ ई नॉट सेल माइनस ये अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा होगा 2 इलेक्ट्रॉन का F96500 ई नॉट सेल कितना दिया है 1.1 तो लो निकल गई सर कोई बड़ी बात है क्या इसमें क्यों 2.2 इंटू 96500 तो हम क्या करते हैं 965 का क्या कर लेते हैं एक जीरो यहाँ से ये जीरो चला 96 22 से कर लेते हैं 2 जा 2 5 जा 10 का 0 1 कैरी 6 जा 12 और 1 13 का 1 कैरी 9 9 2 जा 18 और 1 19 ठीक है 0 3 9 और 1 ये हो गया 3 ये हो गया हमारे पास कितना हो गया बेटा 12 का 2 1 कैरी तो 10 और 1 11 1 कैरी ये हमारे पास हो गया 2 ये आ गया हमारे पास लगभग -2 1 2 3 0 और 0 इतनी क्या आ जाएगी बेटा आपके पास गिब्स की ऊर्जा आ जाएगी गिब्स एनर्जी यहाँ पर निकल के आ जाएगी ठीक इतना आसानी से हम क्यों बता रहे हैं क्योंकि हमें सारे फॉर्मूले याद है बिना कोई झंझट के हम आसानी से आपको चीजें बता दे रहे हैं हमने आपको समझाई भी ऐसे ही है
कि आप बिना कोई परेशानी के इन प्रश्नों को कर पाओ। यहाँ पर कोई डाउट वाली चीज़ है? उसने सिंपल बस समझो शब्दों को, माना कि इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है, माना कि ऊर्जा पूछी हुई है, फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। इसलिए हमने ये फॉर्मूले पूरे आपको एक्सप्लेन करे थे। जब हम पढ़ा रहे थे, तब हमने आपको एक-एक स्टेप अच्छे से, ताकि जब हम आपको प्रश्न कराएँ तो हमको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। ठीक है? मेहनत को कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है। स्टार्टिंग में अच्छी मेहनत की, खूब कांसेप्ट समझाया। अब जब प्रश्न आए, तो हमें पता है अब आप क्वेश्चन आसानी से समझ पा रहे हो। जोड़ पा रहे होगे कि यार ये चीज़ ऐसे निकाली थी, लास्ट इक्वेशन बनाई कैसे थी? गिब्स एनर्जी से बनाई थी। कैसे इस्तेमाल किया था इलेक्ट्रॉन? कैसे हमने विभव का इस्तेमाल किया? सब हमने बताया था। तो कुछ समझाने लायक है अब? बस प्रश्न बताना है कि कैसे करना है। देखो अब यहाँ पर समझाने लायक चीज़ हमें ये है कि जब हम कोई प्रश्न पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल जब कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे? मतलब कि ये समझो कि हम कैसे करेंगे, मतलब कि हम जब प्रश्न पढ़ रहे हैं, तभी हम ये समझते जा रहे हैं कि यार यहाँ ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये पूछा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला। इतना सोचना है, 3 स्टेप, क्या दिया है, क्या पूछा है और इस हिसाब से कौन-सा फॉर्मूला ये दोनों चीज़ों को जोड़ रहा है। देखो सीधी बात है, आपसे पूछ लिया, गिवन आपको दिया हुआ है, मान लो आपको दिया हुआ है x, पूछा है y, अब आपको एक ऐसा फॉर्मूला ढूँढना है जो आपने पढ़े हैं, जो इन दोनों के बराबर, इन दोनों को इस्तेमाल करता हो। किसी फॉर्मूले में ये दोनों चीज़ें आती हों और बाकी जो गिवन मिल जाए, ये पूछा हुआ मिल जाए और वो दोनों एक-दूसरे से लिंक हो रहे हैं। ऐसा फॉर्मूला ढूँढना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो हम यहाँ पे करके दिखाते हैं। इसने बोला है एक 0.2 मोलार विद्युत अपघट्य विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध सबसे पहले सी दिया हुआ है मेरे को 0.2 मोल। यहाँ से एक चीज़ मैंने ये निकाल के रखी। उसके बाद मुझे दिया हुआ है प्रतिरोध, मतलब R 5 × 10⁻³ ओम। बहुत बढ़िया। ओम सेमी, अच्छा ओम सेमी मतलब कि विशिष्ट प्रतिरोध दिया है, मतलब कि रो दिया है। ठीक है? ये आ गया हमारे पास ओम। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? नहीं सर। उसके बाद हमसे पूछा है विलयन की मोलार चालकता की गणना कीजिए। ये भैया मोलार चालकता की गणना करना है। सेल स्थिरांक 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब कि सेल स्थिरांक क्या था? G स्टार L/A, ठीक है? इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें? 1 सेंटीमीटर। 1 सेमी इनवर्स दी हुई है। 1 सेमी इनवर्स दी हुई है। और हमें पता है मोलर चालकता की बात कर रहे हैं तो कप्पा इंटू वी होता है, कप्पा इंटू 1000 वाई एम। ये जो हमारी सांद्रता है वो हमें कितनी दी हुई है? 0.2। कप्पा हमें निकालना है। क्या निकालना है बेटा? कप्पा हमें पता करना है, जो कि होता है, कप्पा हमारा होता है 1/ρ। विशिष्ट प्रतिरोध का इनवर्स उल्टा कर दें तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 5 × 10⁻³ इंटू 1000 बाई मोलारिटी कितनी दी है? 0.2। इसका ये ऊपर गया तो ये हो गया 10⁻3 और 3 6 हो जाएंगे, और ये वाला एक और इसका ऊपर चला जाएगा तो n, ये 7 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएंगे 10⁻7 और नीचे 5 2 जा 10, एक चला गया तो बच कितना गया? 10⁻6। तो यहाँ से आपकी मोलर चालकता कितनी आसानी से, कुछ किया गया, पहले सर सारे गिवन लिख लिए, फिर उसके बाद मुझे पता था कि मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा इंटू वी, और हमें वी क्या लिख देंगे? मोलरिटी। क्यों? क्योंकि हमारा जो मोललता होती है वो मोल्स अपॉन आयतन के बराबर होती है। मोल्स अपॉन आयतन के बराबर होती है। तो आयतन कितना आ जाएगा? ये लीटर में लिया था, यहाँ पर एमएल में इस्तेमाल करना है, इसलिए 1000 ऊपर कर दिया मल्टीप्लाई। निकल गया, निकाल के दिखाया था जब करा रहे थे, तब भी करके दिखाया था। ये कितना आ गया? 10⁻6 आ गया हमारे पास। कितना आ गया बेटा? मोलर चालकता कितनी आ गई हमारे पास? 10⁻6। अब देखो ऐसे अगर तुम लिख के आ गए तो इसमें नंबर कट जाएगा, ऐसे लिख के आ गए तो नंबर कट जाएंगे। कैसे लिखना पड़ेगा? हमको इसकी इसकी मात्रक भी लिख के आनी पड़ेगी। मात्रक कैसे लिखेंगे? देखो 10⁻6 है, 10⁻6 है, और उसके बाद कप्पा की हम मोलर चालकता बनाएँगे, कितनी हो जाएगी? ओम इनवर्स, मोलर चालकता कह रहे हैं हम। मोलर चालकता की मात्रक बनाएँगे तो मोल इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। तो मोल इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। उसके बाद हमारा मोललता क्या है? मोललता के लिए क्या कर सकते हैं? सर मोललता के लिए कुछ भी नहीं। मोललता तो बड़ी आसान चीज़ है। मोललता के लिए हमको मोल इनवर्स और लीटर की जगह पे यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा सेंटीमीटर। मोल इनवर्स, देखो मोललता की क्या होती है? मोललता की हो गई मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कि मोल हो गया मोल बाई वॉल्यूम, क्या हो जाएगी बेटा? वॉल्यूम की हो जाएगी हमारी सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख देंगे 1 अपॉन मोललता है तो मोल इनवर्स तो लिख दिया,
और मोल इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से ये 2 गए, तो ये बन गया मोलर चालकता बन गई हमारे पास 10⁶, ये ओम, ये हो गया मोल इनवर्स, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो समझ आया, इस तरीके से मोलर चालकता बना ले, ठीक है। तो ये प्रश्न इजी था कि नहीं? अभी तक एक भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में एक भी प्रश्न में आपको दिक्कत हुई? नहीं हुई ना? क्यों नहीं हुई? क्योंकि बेटा कंसेप्ट इतने एनर्जी से पढ़े हैं, कंसेप्ट इतने अच्छे से क्लियर करें, इतना फील कर लिया है, इतना समझ लिया है, दिमाग में बिठा लिया है, कि जब प्रश्न आ रहा है तो मुझे दिखते जा रहा है कि यार मैं ऐसे करूँगा। मैं इस प्रश्न को देख के फॉर्मूला याद करता हूँ और मेरी सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है? अब जैसे अगला प्रश्न कह रहा है NaOH विलयन जिसकी सांद्रता देखो फिर दे दी। NaOH की सांद्रता कितनी दी है? NaOH विलयन, एक NaOH का विलयन है जिसकी सांद्रता हमें दी हुई है 0.05 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर दी हुई है। का व्यास 1 सेंटीमीटर, मतलब हमें क्या दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है कितना? 1 सेंटीमीटर। व्यास हमें कितना दिया हुआ है? व्यास हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और लंबाई की बात करें, लंबाई की अगर हम बात करें, लंबाई की बात करेंगे हम तो 10 से रिप्रेजेंट करेंगे, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। व्यास मतलब हमारी क्या हो गई यहाँ पर? रेडियस हो गई। जी नहीं, यहाँ पर डायामीटर दिया हुआ है डी, ठीक है। व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? हमको रेडियस निकालना पड़ेगा, जो कि होगी 1 सेंटीमीटर बाई 2, 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगी रेडियस। ठीक, आया समझ? यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? लंबाई मिल गई, रेडियस मिल गई तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? पाई आर का स्क्वायर। पाई आर कितना दिया है? 0.5 का स्क्वायर, और पाई कितना लिख लेंगे? 22 बाई 3.1 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। तो ये कितना जाएगा? 3.1 इंटू 5 25 0.25। तो इसको हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 1 4 25 मतलब कि 4 पंजे 20 का 0, 2 कैरी 5 और 2 7, 5 तिया 15, 2 चौके 8, 2 और 2 तिया 6, 0 और ये हो गया 15 का 5, 1 कैरी 6 और 2 7 और ये 7। हमारे पास ये कितना आ गया बेटा? 7 7 5 0, ठीक है। ये आ गया 0। ये हमारे पास क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा कितना आ गया बेटा? क्षेत्रफल निकल के आ गया। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हो आप, एरिया बराबर आ गया क्षेत्रफल हमारा 7.8 के आसपास, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है बेटा? उसके बाद बोल रहा है का विद्युत प्रतिरोध हमें दिया हुआ है। विद्युत प्रतिरोध मतलब कि रो दिया हुआ है 55.5 इंटू 10⁻3, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध, अच्छा विद्युत प्रतिरोध दिया मतलब कि आर दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है, ठीक है। का विद्युत प्रतिरोध हमें कितना दिया है? 5.55 इंटू 10⁻3 ओम, ठीक। यूनिट से भी समझ सकते हैं। इसकी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता मतलब रो निकालना है। कैसे निकालेंगे? R इक्वल्स टू रो L बाई ए, ये हो जाएगा R इंटू ए बाई एल, ये रो के बराबर होगा, ठीक है। ये सब हटा देते हैं अपन, यहाँ कर देते हैं अपन। तो रो हमें निकालना है तो R कितना दिया है? 5.55 इंटू 10⁻3। क्षेत्रफल कितना आया बेटा? 0.78 बाई 0.78 बाई हमारे पास लंबाई कितनी है? 50 सेंटीमीटर, ठीक। इसको क्या करें? ये शून्य हमारे पास कितने हैं? ये 2 से ये 1 और यहाँ का 1 गया, यहाँ पर हमारे पास कितने बच गए? 7.8। तो इसको अब हम देखो, ये इससे गए तो 1 1 1 हो गया। तो 1 1 1 देखो कैलकुलेशन करने का तरीका होता है। कौन सी चीज़ हटानी है, कब हटानी, कहाँ से हटानी, वो दिखाना है। तो 1 1 1 गुणा कर देंगे, 7.8 बचा और नीचे हमारे पास 10 है ही, तो एक इधर ले आएंगे। तो हमारे पास हो गया 11178, इसका गुणा करेंगे तो 8 8 8 गुणा 7 7 7, तो 8 7 15, 8 8 16 और 8, कितना आ गया बेटा? ये हमारे पास आ गया 86.58। ये हमारा क्या आ गई बेटा? यहाँ पर चालकता निकल गई। जी नहीं भाई, प्रतिरोधकता निकल गई। क्या निकल गई हमारे पास? प्रतिरोधकता हमारे पास आ गई। अब प्रतिरोधकता आ गई तो अब हम क्या करते हैं? चालकता निकालते हैं। चालकता क्या होती है? कप्पा 1 अपॉन रो। तो जो हमारे पास संख्या आई है, क्या आई है? 86 पॉइंट, अच्छा वो तो अपना चला गया। तो अब ध्यान रखना 86 पॉइंट, इसके आगे जो भी संख्या आई थी वो हमारी क्या थी बेटा? चालकता थी। इसको सॉल्व कर लेना। अब सारा सॉल्व हम करके नहीं दिखा रहे हैं, ये कैलकुलेशन आपको घर पे करनी है। और मोलर चालकता की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगी कप्पा इंटू वी, कप्पा इंटू 1000 बाई एम, ठीक है।
और हमें मोलरिटी कितनी दी हुई है बेटा, मोलरता कितनी दी हुई है 0.5। ये हमारा कप्पा हो जाएगा, कप्पा हमने यहाँ से निकाल लेंगे, कप्पा हमारा जो 86 पॉइंट डैश डैश है गुणा 1000 और मोलरता हमें कितनी दी हुई है 0.05 लीटर में दी हुई है, यहाँ क्या दिया है प्रति लीटर दी हुई, और हमने यहाँ पर हमारी वॉल्यूम को किस में बदल लिया था, एमएल में बदल लिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 1000 हटाने पड़ेगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी मोलर चालकता निकल के आ जाएगी, ठीक है। और वैसे हमने वहाँ पे सब इस्तेमाल कर लिया था, तो यहाँ पर ये 1000 हटाने की जरूरत है नहीं, हमको लगा इसको अपन ने लीटर में लिया, बट अगर ध्यान से देखोगे तो ये सब चीजें तो हमने पहले ही कंसिडर कर, तो इसको हमको 1000 में ही लेके, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, कुछ भी टफ लगा? सर एक एक फॉर्मूला इस्तेमाल किए, कोई बड़ी चीज थी नहीं, इजीली हमने इसको कर लिया, बस दिक्कत क्या है, अब देखो आसान तो दिख रहा है, आसान दिख रहा है तो पेपर वाला पूछेगा नहीं, यहाँ पर दिक्कत ये है बेटा कि ये जो कैलकुलेशन दी है ना, आप इसमें गलती कर दोगे, हम लिख के दे रहे हैं, आप कैलकुलेशन गलत करके आ जाओगे, तो अब इसमें तरीका क्या है, उसके लिए हम बताएंगे बहुत सारे तरीके, बट एक तरीका ये है कि कभी भी जैसे हमने ये चीजें छोड़ दी थी ना आधे आधे में, ये पेपर में ऐसे ही लिख के आना, कब तक लिखे रहने देना ऐसे, जब तक तुम्हारा पूरा पेपर नहीं हो जाता। अगर तुम्हारा पूरा पेपर हो जाता है और फिर भी तुम्हारे पास 10 मिनट बच जाते हैं, 15 मिनट बच जाते हैं, 10 से 15 मिनट अगर तुम्हारे पास बच जाते हैं, तो फिर ये वाली सारी कैलकुलेशन सॉल्व कर लें, ठीक। क्यों? क्योंकि भैया अगर ये कैलकुलेशन सॉल्व करके आओगे पूरे, तो नंबर पूरे मिलेंगे, आधा आंसर लिख के आओगे तो आधे नंबर। तो जब ऐसी चीजें आए, यहाँ फंस जाओ कैलकुलेशन पार्ट में, तो हम आधा क्वेश्चन करके रख देते हैं, जगह छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पूरा पेपर कंप्लीट करते हैं और याद रखते हैं कि हमने वहाँ कुछ छोड़ा था, वापस आएँगे, ऐसा नहीं घर जाके फिर याद आ रहा है, अरे यार छोड़ के आ गया, 1 नंबर चला गया। वहीं याद रखना है पेपर में कि भैया वो मैंने छोड़ रखा है, भले ही कहीं लिख लो, पेपर में लिख लो कि यार वो पेपर में क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो उस हिसाब से वो क्वेश्चन अपन को कंप्लीट करके आना है, कि कुछ भी छोड़ना नहीं, मगर कब करना है, कितना करना है वो पता होना। इस प्रकार से टॉपर्स टॉप करते हैं, इतना दिमाग लगाते हैं कि क्या चीज़ कब करनी है, क्या चीज़ कैसे करनी है, ठीक है? ये चीज़ें हम सिखा रहे हैं आपको। ठीक? वैसे ही अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी CaCl2 और MgSO4 के लिए मोलर चालकता की गणना कीजिए। कैसे निकालेंगे? कॉलरॉश का नियम सर, कॉलरॉश का नियम जिंदाबाद, कॉलरॉश भाई का नियम जिंदाबाद। किसका निकालना है? CaCl2 का, बहुत बढ़िया। तो ये हमें क्या करनी है इसकी मोलार, इसमें हमको क्या निकालना है? ये निकालनी पड़ेगी, ठीक है? अब हम मोलार सांद्रता की, मोलार चालकता की गणना थोड़ी करेंगे, हम क्या करेंगे? अनंत मोलार चालकता की गणना करेंगे। यहाँ पर कितनी निकलेगी? Ca पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। ये कितनी हो जाएगी बेटा? ये हमारे पास Ca2 पॉजिटिव की दी हुई है 119 प्लस 2 इंटू Cl नेगेटिव की कितनी दी है 76.3, तो ये हो जाएगी 199 प्लस 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 का 2 1 कैरी और 7 2 जा 14 और 1 15, तो ये आ जाएगी हमारे पास 9 का 0.6, 9 का कितना हो जाएगा 9 और 2 हो जाएंगे हमारे पास 11 का 1 1 कैरी 6 और 1 7 और ये हो जाएगा 2, ये हमारे पास आ जाएगी 271 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। अब MgSO4 का डाटा तो दिया नहीं, तो ये वाला हटा दो, ठीक है। इसका पेपर में अगर हमें डेटा दिया होगा तो हम इसका भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? इसकी मोलर चालकता हमें अगर निकालनी है, क्या अधिकतम सीमांत अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम MgSO4 का? सर उसके आयनों को जोड़ देंगे, उसके आयनों को जोड़ देंगे, Mg2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, उसके आयनों को जोड़ दिया तो उसकी सीमांत निकल के आ गई, अधिकतम सीमांत निकल के, ठीक है बेटा। ये सारे प्रकार के प्रश्न हमने आपको करा दिए और हमने आपको फैराडे के जो नियम थे उसका प्रश्न वहीं पे करा दिया, ठीक। तो हर प्रकार का हमने आपको प्रश्न करा दिया है, जहां से आ सकता था उसके 2-3 प्रकार के प्रश्न करा दिए, डेनियल सेल से, नर्स्ट इक्वेशन से, नर्स्ट समीकरण से। तो अब आपको डरने की कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो सारी चीजें हैं वो हमने आपको बता दी। तो अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 9 नंबर हमारे पक्के हो गए, सॉल्यूशन के साथ 6 या 7 नंबर जितने भी थे वो पक्के हो गए, तो मतलब 14-15 नंबर तो हमारे पक्के हो गए। बट कब पक्के हुए? जब ये जो हमने आपको पढ़ाया है ये आपने वैसे पढ़ा ही नहीं, बस वीडियो देख ली और छोड़ दिया। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होगा, सारी चीजों को वैसे दिमाग में बिठाना पड़ेगा जैसे पेपर में पूछा, पेपर में जरूरत है वैसे ही पढ़ाया, सब समझाया भी है। अभ्यास, 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 अभ्यास करते रहो, पेपर देते रहो, पेपर देते रहो, जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे, जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे, ये जो हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर वाइज़ टेस्ट दोगे, चीज़ें अच्छी हो जाएँगी।
ठीक है? तो बस हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते जाओ और पेपर देते जाओ। पढ़ा रहे हैं, पढ़ते जाओ, पेपर देते जाओ। देखना अपने आप आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो अभी के लिए हम चलते हैं। अब मिलेंगे अपन अगले चैप्टर के साथ। टाटा, बाय-बाय।